काव्या, मुंह, कियांशी और जीयू ये अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, जीयू चुप रहो। जीयू ने मनमोहक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोटी सुंदरी, इस पर शक मत करो, ये निश्चित रूप से ये जीयू ये के ही शब्द हैं। मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। काव्या के होंठ फड़के। जीयू ये इतना रूमानी और भावुक कैसे हो सकता है? इस शैतान के पास निश्चित रूप से करने के लिए कोई और अच्छा काम नहीं होगा। दफा हो जाओ। उसी पल हवा का एक तेज झोंका आया। जीयू जल्दी से पीछे हटा और बच गया, लेकिन उसके पीछे का दरवाज़ा इस झोंके की चपेट में आ गया। धड़ाम। जीयू ने चिल्लाते हुए कहा, छोटी सुंदरी, असल में ये बस शर्मा रहा है। काव्या का चेहरा काला पड़ गया। जीयू, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। सच में? इस पल जीयू ये ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और काव्या ने पूछा, जीयू ये तुम यहाँ कैसे आए? अंदर आते समय जीयू ये से जो खौफनाक आभा निकल रही थी, वह किसी ऐसे इंसान की बिल्कुल नहीं लग रही थी जो वेश्यालयों में आता जाता हो। जीयू ये ने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया, बस यहाँ से गुजर रहा था। जीयू लगभग बेहोश ही होने वाला था। ये सच में निराशाजनक था, केवल ये कि ऐसा बेतुका बहाना बना सकता था जो उसके मुंह से अजीब भी न लगे। जीयू ये अक्सर इस बहाने का इस्तेमाल करता था और काव्या अब इसकी आदी हो चुकी थी। जीयू ने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, मेरी छोटी सुंदरी, असल में ये जानबूझकर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? जीयू की बातें थोड़ी तर्कसंगत लग रही थीं और काव्या ने उन पर कुछ हद तक यकीन कर लिया। 7 दिनों के 2 चक्र। जीयू ये ने कहा, कियांशी, 7 दिनों के 2 चक्र बीत चुके हैं। काव्या थोड़ी हैरान रह गई। 7 दिनों के 2 चक्रों का मतलब था 14 दिन। वह दवाएं बनाने में बहुत व्यस्त थी और भले ही उन्होंने पहले ही एक समझौता किया था, लेकिन जीयू ये उसे परेशान करने के लिए कभी नहीं आया था। काव्या ने पूछा, जीयू ये क्या तुम्हें फिर से दौरा पड़ रहा है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जीयू ये ने सिर हिलाया। मुझे अभी भी उतना ही बुरा लग रहा है। काव्या उसके करीब गई, धीरे से उसका काला नकाब हटाया, उसके गाल पर एक चुंबन दिया और बोली, ठीक है, मैं इसे वापस पहना देती हूँ। यूजे सन रह गया। बॉस ने सच में महामहिम रात्रि सम्राट को चूमा। उसे अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ और आखिरकार उसने अपना सिर घुमा लिया। वह अब और नहीं देखना चाहता था। जीयू भी हैरान था। उसने सोचा था कि ये के पास कोई अनुभव या कौशल नहीं है और इस सुंदरी का दिल जीतना उसके लिए एक नामुमकिन काम होगा। लेकिन यह उसने क्या देखा? उसने केवल 2-3 शब्दों का ही आदान प्रदान किया था और सुंदरी ने पहले ही उसे चूम लिया था। ये सच में कमाल है। यहाँ तक कि जीयू, जो आमतौर पर महिलाओं के बीच एक खिलाड़ी था, वह भी बेचैन हो गया। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, ये तो बस एक चुंबन है। ये अभी तक मुख्य मंजिल तक नहीं पहुंचा है। महिलाओं के मामले में मैं अभी भी उससे बेहतर हूँ। बात ऐसी नहीं है, जीयू ये ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही उसे अपने चेहरे पर उन होठों के इतनी कोमलता से छूने का एहसास पसंद आया था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। काव्या ने एक तरफ खड़े जीयू और यूजे की ओर देखा। उसे दूसरों के सामने अपने चुंबन कौशल का दिखावा करने की कोई आदत नहीं थी। जीयू का बिछाया जाल। जीयू ने कहा, छोटी सुंदरी, ज़ुइमिंग कियानियन में मेरा एक निजी कमरा है। मेरे साथ आओ, तुम वहाँ जो चाहो कर सकती हो। जीयू मुस्कुराया और आगे आगे रास्ता दिखाने लगा, जबकि जीयू ये ने काव्या को कसकर पकड़ लिया और वे बाहर निकल गए। यूजे काव्या को पुकारना चाहता था, वह चाहता था कि वह रुक जाए और जीयू ये के साथ न जाए। लेकिन एक खौफनाक दबाव ने मानो उसकी आवाज़ को दबा दिया और यूजे पूरी तरह से खौफदा हो गया। वह आदमी हद से ज़्यादा खौफनाक था और उसकी बॉस उसके इतने करीब होती जा रही थी। काव्या ने कहा, यूजे, तुम पहले जाकर अपना काम संभालो। इस मरीज से निपटने के बाद मैं उस शैतान जीयू से निपटूंगी। तुम्हें ज़ुइमिंग कियानियन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूजे की आंखों की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, जी बॉस। तशरीफ लाइए। जीयू ने दरवाज़ा खोला और बहुत ही शालीनता से अंदर आने का इशारा किया। जीयू ये ने काव्या को कमरे के अंदर खींच लिया। जैसे ही काव्या ने अंदर कदम रखा, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। जाहिर है, जीयू जैसा शैतान कभी कोई अच्छा काम नहीं करेगा। काव्या दौड़कर गई और अंदर जल रही दर्जनों अगरबत्तियों को बुझा दिया और फिर हवा के लिए खिड़कियां खोल दीं। वह सच में जीयू से प्रभावित थी। उसने भावनाओं को भड़काने वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे असरदार अगरबत्तियों को ढूंढ निकाला था और फिर उन्हें यहाँ जलने के लिए रख दिया था। ये साफ तौर पर एक जाल था। काव्या ने जीयू ये की ओर देखा। भले ही उसने तेजी से काम किया था, लेकिन हवा अभी भी अगरबत्ती की महक से भरी हुई थी और यह कई खुशबुओं का मिश्रण था। उसके पास दवाइयों के प्रति भारी प्रतिरोधक क्षमता थी, इसलिए इसका उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उसे उम्मीद थी कि जीयू ये ठीक रहेगा।
काव्या ने जियुए की बर्फीली नीली आंखें देखीं, जो हमेशा की तरह शांत थीं। काव्या ने राहत की सांस ली, जियुए पर कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि जियुए के सबसे अच्छे दोस्त जियू की इस शरारत ने उसे पूरी तरह से बेबस कर दिया था। जियुए ने काव्या की ओर देखा और कहा कि यांशी, अभी जो हुआ वह नहीं गिना जाएगा। अगर वह नहीं गिना जाएगा तो नहीं गिना जाएगा। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। काव्या ने उसके होंठों को छुआ और वे एक दूसरे में खो गए। वह वापस हटना चाहती थी, लेकिन जियुए इसे खत्म नहीं करना चाहता था। आधे महीने से ज्यादा समय तक इस पहले चुंबन का इंतजार करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उम्मीद कर रहा था कि यह लंबे समय तक चलेगा। जब चुंबन खत्म हुआ तो काव्या सांस लेने के लिए हाँफने लगी। यह इतनी देर तक चला था कि उसे लगा जैसे उसका दम ही घुट जाएगा। हवा में दूसरा चुंबन और ठंडे कुंड की छलांग। वापस महल लौटते हैं। जियू द्वारा व्यवस्थित की गई इस जगह से नाखुश लग रहा था। उसने काव्या की असुविधा को भी महसूस किया, इसलिए जियू बस काव्या को अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले गया। महल वापस जाते समय जैसे ही वे रात के अंधेरे से गुजरे, जियुए की ठंडी आवाज गूंज उठी, दूसरी बार। लेकिन हम अभी रास्ते में हैं। काव्या ने पूछा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। काव्या का चेहरा काला पड़ गया। मुझे ऐतराज कैसे नहीं हो सकता? नहीं, जियुए ने दृढ़ता से ऐलान किया। काव्या उसके सहारे टिक गई। रात की हवा उनके लंबे बालों से होकर गुजर रही थी। उनके होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक बहुत लंबे समय तक वैसे ही रहे। जियुए ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और काव्या के लिए ये सफ़र किसी अंतहीन पल जैसा लग रहा था। उन दोनों को इस तरह इतने आदर्श तरीके से महल लौटते देख जियू ने एक बार फिर जियुए की तारीफ की। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक जैसा बर्फ का टुकड़ा भी इतना रूमानी हो सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी मुद्दों को छोड़कर उसे मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। धड़ाम। नाइट किंग के महल में लौटने पर काव्या को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जियुए ने अचानक एक बहुत ही भावुक और बेलगाम चुंबन शुरू कर दिया था। मूल्य पूरी तरह से बिगड़ गई थी और चुंबन किसी तूफान की तरह बेकाबू और अस्त व्यस्त हो गया था। उग। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या जियुए का श्राप असर कर रहा था, या ये जियू की अगरबत्ती का कमाल था? जियुए का शरीर, जो हमेशा किसी बर्फीले शैतान की तरह ठंडा रहता था, अब किसी विशाल भट्टी की तरह दहक रहा था। जैसे ही जियुए ने उसे चूमना खत्म किया और जबरदस्ती उसे फिर से चूमने ही वाला था, काव्या ने जल्दी से उसे पकड़ा और बोली, जियुए, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जाकर ठंडे कुंड में बैठना होगा। काव्या जियुए को खींचते हुए ले गई और वे तब तक भागते रहे जब तक कि वे आखिरकार ठंडे कुंड के किनारे नहीं पहुंच गए। काव्या ने कहा, जियुए, ये निश्चित रूप से जियू की अगरबत्ती का असर है। तुम ठंडे कुंड में भीगकर शांत हो सकते हो। अगर उससे काम नहीं बना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लाऊंगी। छपाक। नतीजतन जियुए ने काव्या को खींचा और दोनों एक साथ बर्फ के कुंड में कूद पड़े। उनके चोगे पूरी तरह से भीग चुके थे और वे एक दूसरे में उलझे हुए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस कुंड की बर्फ जैसी ठंडक कितनी देर तक असरदार रह पाएगी? ठंड चुभने वाली थी और पानी में उन दोनों आकृतियों के घुमाव और भी ज्यादा स्पष्ट हो गए थे। जियुए ने काव्या मुंह की आंशी को और भी कसकर गले लगा लिया और काव्या को एहसास हुआ कि जियुए की हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि पानी के नीचे। लेकिन वह इस समय दवा बनाने के लिए बहुत व्यस्त थी। वह केवल अपने दिल में प्रार्थना कर सकती थी कि जियुए शांत हो जाए। शायद काव्या की प्रार्थनाएं काम कर गईं। भले ही जियुए इस हद तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने कोई भी लापरवाही भरा कदम नहीं उठाया और बहुत संयम दिखाया। काव्या ने पूछा, जियुए को बहुत तकलीफ हो रही होगी? जियुए ने भारी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, बस मुझे छोड़कर मत जाना। काव्या उसके सहारे टिक गई और बोली। समय धीरे धीरे बीता और ठंडे कुंड ने आखिरकार अपना कुछ असर दिखाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जियुए ने काव्या को छोड़ दिया। फिर काव्या ने देखा कि जियुए पानी से बाहर आया, अपने पहले से ही भीगे हुए चोगे उतार कर फेंक दिए, पानी की बूंदों को सूखने दिया और फिर धीरे धीरे पहनने के लिए अपने कपड़े निकाले। उसके रेशमी गीले काले बाल उसके कंधों से कमर तक लहरा रहे थे, जो एक बेदाग और सुडौल शरीर को दिखा रहे थे। चौड़े कंधे, पतली कमर और सब कुछ धीमी गति में होता हुआ लग रहा था, इतना शालीन, इतना बेदाग, इतना मनमोहक। यहाँ तक कि काव्या भी अपनी नज़रें फेरने से खुद को नहीं रोक पाई। वह अब और नहीं देख सकती थी। वह और देखने से डर रही थी। अगर वह देखती रही तो वह भागकर कोई जल्दबाजी भरा काम कर बैठेगी। कभी कभी खूबसूरती सच में लोगों को पागल कर सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह खूबसूरती किस हद की है। जियू का स्तर अभी भी थोड़ा कम था, जबकि जियुए, उसने महसूस किया कि उसके प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता तेजी से कम हो रही थी। जियू की अजीब पसंद। जियुए के कपड़े पहनने के बाद उसने काव्या को कुंड से बाहर खींच लिया। वे दोनों पानी पर ऐसे खड़े थे जैसे किसी समतल जमीन पर हों।
जियुये ने काव्या के कपड़े उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन काव्या ने जल्दी से उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया और बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये खुद कर सकती हूँ। काव्या तेजी से घूमी और भागने के अंदाज में बाहर निकली, लेकिन जब वह ठंडे कुंड के पास वाले जंगल में पहुंची तो जियुये ने उसका रास्ता रोक लिया। जियुये ने कहा, मैं अभ्यास करना चाहता हूँ, इसलिए कृपया इस बार मना मत करना। घने अंधेरे जंगल में जियु अंधेरे में भी कपड़े उतारे जाने की सरसराहट सुन सकता था। उसके होंठों के किनारे एक दुष्ट मुस्कान छा गई। ऐसा लग रहा था कि ये आखिरकार काफी समझदार हो गया था। एक बार किसी औरत के कपड़े उतारने के बाद जियुये उन्हें वापस पहना सकता था। उसके सीखने की क्षमता बिल्कुल किसी जीनियस के स्तर की थी। लेकिन यह आखिर उसने पहना क्या है? ये कपड़ा जियुये ने निकाला था, इसमें बहुत कम कपड़ा था और यह बेहद पारदर्शी था, जिससे त्वचा का असली रंग भी आर पार दिख रहा था। इसमें हर तरह के भड़काऊ कपड़े थे, जो आधुनिक जमाने के सेक्सी लॉन्जरी से भी ज्यादा भड़काऊ थे। काव्या ने कहा, जियुये, तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? जियुये ने कहा, जियू ने कहा था कि औरतों को इस तरह के कपड़े पसंद आते हैं। काव्या ने कहा, जियुये, तुम्हारे भाई ने तुम्हें पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया है। ये औरतों को पसंद नहीं है, ये साफ तौर पर उसे पसंद है। उसकी पसंद से कभी कुछ मत सीखना। ठीक है। काव्या ने जियुये को दूर धकेला और कहा, अब पीछे घूमो, बेहतर होगा कि मैं अपने कपड़े पहन लूँ। मूल रूप से वह ज़ुईमिन कियानियन हजारों सालों के नशे वाले सपने से जुड़े व्यावसायिक मामलों को संभालने वहां गई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह नाइट किंग के महल पहुंच गई। बहुत देर हो चुकी थी और काव्या को वापस जाना था। काव्या ने कहा, जियुये, तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। उसे हर जगह लोगों को लुभाने मत दो, जिससे मेरे ज़ुईमिन कियानियन का कारोबार मुश्किल में पड़ जाए। जियुये ने सिर हिलाया और कहा, अगर वह कभी भी तुम्हारे इलाके में फिर से गया तो मैं उसे मार डालूंगा। अचानक उनके चारों ओर एक ठंडी हवा चली और जियू का दिल शायद और भी ज्यादा ठंडा हो गया होगा। अगर वह अभी सामने आता तो वह निश्चित रूप से रोती हुई आंखों से कहता, ये तुम बहुत निर्दयी हो। जियुये ने काव्या को और परेशान नहीं किया और उसे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। काव्या के जाने के बाद उसके बगल में एक जामुनी आकृति प्रकट हुई। जियू ने कहा, मैं रोज उस तरह की जगहों पर आम औरतों को देखने जाता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उस छोटी लड़की को यहाँ ला सकूं और तुम दोनों संयोग से मिल सको। और फिर क्या हुआ? तुमने असल में कहा कि तुम बस वहां से गुजर रहे थे। जियू ये भावहीन रहा, जबकि जियू उसे कोसता रहा, मैंने उस सुंदरी तक तुम्हारी भावनाएं पहुंचाने में मदद की और तुमने असल में शिकायत की कि मैं बहुत शोर मचा रहा था। औरतों को मीठी बातें पसंद आती हैं और तुमने एक भी मीठी बात नहीं कही। तुम किसी औरत का दिल कैसे जीत सकते हो? वो सब छोड़ो, मैंने इतनी मुसीबत उठाकर वह सारी अगरबत्ती ढूंढी, मुझे खुद इसे इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। भले ही वह अगरबत्ती तुम पर असर नहीं करेगी, तुम्हें बस नाटक करना था और सुंदरी का फायदा उठाना था। फिर तुम इसका इल्ज़ाम अगरबत्ती और मुझ पर डाल सकते थे। क्या इससे सब कुछ हल नहीं हो जाता? मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर भविष्य की महारानी को नाराज करके तुम्हारे लिए ये सब योजना बनाई, और तुमने क्या किया? तुमने मुंह में आए निवाले को फिसल जाने दिया। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? जियू खुद से बड़बड़ाता रहा, लेकिन जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसे एहसास हुआ कि जियू पहले ही बहुत दूर जा चुका था। डांजी संप्रदाय की ओर। बॉस। अगले दिन यूजे दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब उसे पता चला कि काव्या ने नाइट किंग के महल में रात नहीं बिताई है तो उसने राहत की सांस ली। बॉस, आप और नाइट किंग? काव्या ने कहा, जियू और मैं दोस्त हैं और वह मेरा मरीज भी है। स्थिति थोड़ी खास है, इसलिए कृपया ज्यादा मत सोचो। यूजे पल भर के लिए अवाक रह गया। वह ज्यादा कैसे नहीं सोच सकता था? सबसे बड़े भाई को रोमांटिक रिश्तों के प्रति बेहद उदासीन और बेपरवाह माना जाता है, लेकिन एक आदमी के रूप में वह अभी भी उसके बॉस के लिए उस आदमी की भावनाओं को समझ सकता था। वह एक खतरनाक, दबा हुआ जज्बा था जो कभी भी फूटने की कगार पर था। डांजी संप्रदाय से खबर न मिलने पर काव्या उलझन में थी। क्या ऐसा हो सकता है कि डांजी संप्रदाय जुआनलेई संप्रदाय की दुर्दशा से नहीं डरा और अभी भी उस चौथी श्रेणी की गोली के नुस्खे से चिपके रहना चाहता है और कर्ज चुकाने से मना कर रहा है? काव्या ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने 8000 नीलमणि लकड़ी की दैवीय कड़ाही से विरासत में मिली कई जादुई गोलियां हासिल की थीं। डांजी संप्रदाय से चौथी श्रेणी की गोली का नुस्खा उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन वह किसी को भी इतनी आसानी से अपने कर्ज से मुकरने नहीं देगी। काव्या अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, ऐसा लगता है कि डांजी संप्रदाय को सीधा करने की जरूरत है। मृत्युंजय औषधालय हिम महाद्वीप में एक शाखा खोलने जा रहा है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से मदद के लिए ऋषवैद्यों की जरूरत होगी और डांजी संप्रदाय में काफी सारे तैयार ऋषवैद्य मौजूद हैं। अगर तुम अपने कर्ज से मुकरना चाहते हो तो मुझे, इस परिवार की मालकिन को, इसमें कोई ऐतराज नहीं है अगर तुम्हें इसकी कीमत अपने लोगों से चुकानी पड़े।
आखिरकार उसके लिए अब एक कुशल रसवैद्य किसी गोली के नुस्खे से कहीं ज्यादा कीमती था। काव्या ने कहा, मूजी, आदमियों को इकट्ठा करो, हम डांजी संप्रदाय जा रहे हैं। जी मालकिन, मुकियांशी सच में डांजी संप्रदाय गई है। हा हा हा। जुआनलेई संप्रदाय का प्रमुख खुशी से हंसा। उनका हश्र इतना बुरा हुआ था, अगर डांजी संप्रदाय की भी वही दुर्दशा होती तो उसे कम से कम कुछ मानसिक तसल्ली मिल सकती थी। प्रथम बुजुर्ग ने बड़बड़ाते हुए कहा, संप्रदाय प्रमुख, आखिर डांजी संप्रदाय चाहता क्या है? वे एक चौथी श्रेणी की गोली का नुस्खा भी नहीं छोड़ सकते, फिर भी वे इस मनहूस सितारे को उकसाने पर अड़े हैं। आखिर क्यों? काव्या डांजी संप्रदाय पहुंची, जहां संप्रदाय भर में सफ़ेद जैद से बनी कई इमारतें फैली हुई थीं। आसपास के इलाके को कई रसविद्या भट्टियों से सजाया गया था, जो इसे एक रसविद्या संप्रदाय की खास शैली दे रहा था। हालांकि जब काव्या ने इस जगह में कदम रखा तो उसे लगा कि पूरा डांजी संप्रदाय एक ठंडे और उदास माहौल से भरा हुआ था। जैसे ही वे डांजी संप्रदाय में गहरे उतरे, सफ़ेद चोगे में एक आदमी उनके सामने प्रकट हुआ और शालीनता से मुस्कुराते हुए बोला, मालकिन काव्या, आखिरकार आप आ ही गईं। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। उसकी एक आस्तीन खाली थी, उसका एक हाथ गायब था। काव्या मुकियांशी की आंखों में एक खतरनाक चमक दौड़ गई। युन शिनरान, मुझ मालकिन के सामने अपना चेहरा दिखाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? काव्या हमेशा की तरह घमंडी और हावी होने वाली थी, जिससे युन शिनरान का मन किया कि वह उसके चेहरे के टुकड़े टुकड़े कर दे। इस औरत ने उसकी प्रतिभा को नष्ट कर दिया था, उसके पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया था और उसके उस बेदाग नकाब को भी तोड़ दिया था। वह उससे नफरत करता था। वह उससे बहुत नफरत करता था। युन शिनरान ने ठंडे स्वर में कहा, मालकिन काव्या, अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो यहाँ से जिंदा वापस जाने के बारे में सोचना भी मत। काव्या ने कहा, युन शिनरान, लोगों के खिलाफ छिपकर साजिश रचने और घिनौने कीड़ों के साथ खेलने के अलावा क्या तुम्हारी आस्तीन में कोई और चाल भी है? युन शिनरान ने ठंडे स्वर में कहा, प्रमुख जी, उन्हें हमला करने दीजिए। किसी भी कीमत पर काव्या को मार डालिए। वूश वूश वूश। इस पल संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग के नेतृत्व में डांजी संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ पूरी ताकत के साथ बाहर आ गए। बड़े बुजुर्ग ने कहा, हमला करो। अजीब बात थी कि इस समय डांजी संप्रदाय का प्रमुख डानकुन वास्तव में बड़े बुजुर्ग के आदेशों का पालन कर रहा था। डांजी संप्रदाय के बुजुर्गों के हमलों में अभी भी झिझक थी और वे पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहे थे। युन शिनरान ने गुस्से में कहा, संप्रदाय प्रमुख, अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी पूरी ताकत लगा दें और बिना कोई चाल छिपाए काव्या को मार डालें। वरना अगर आप नाकाम रहे तो मुझे यकीन है कि आप एक बहुत खौफनाक मौत मरेंगे। डानकुन आग बबूला हो गया, उन्होंने एक ऐसा फरामोश को पाला था। डानकुन ने कहा, छोटी लड़की, मुझे माफ करना, लेकिन अगर तुम आज नहीं मरी तो हम सब मारे जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रायचंद परिवार मू परिवार के कई शाही स्तर के अतिथि बुजुर्ग दौड़कर आगे आए। इतना ही काफी नहीं था, मू परिवार की साया सेना भी अपनी चक्रवर्ती स्तर की आभा बिखेर रही थी। जादुई गोलियों से मिली ताकत के कारण भले ही उनकी नींव अभी भी थोड़ी अस्थिर थी, लेकिन उनकी ताकत भयानक थी। अगर वे लड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें जिंदा निशानों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चक्रवर्ती स्तर का खौफ। बूम। उन्होंने मू परिवार की साया सेना की ताकत को महसूस किया और डांजी संप्रदाय का हर व्यक्ति सन्न रह गया। हे भगवान, इतने सारे चक्रवर्ती स्तर के लोग कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि पहले स्तर का योद्धा चक्रवर्ती या आध्यात्मिक चक्रवर्ती भी एक चक्रवर्ती स्तर का ही इंसान होता है। दुश्मन की टीम में उनके सम्राट स्तर के लोगों से भी ज्यादा चक्रवर्ती स्तर के लोग थे, जिससे ये लड़ाई नामुमकिन हो गई थी। यह अविश्वसनीय है। मू परिवार के साये इतने ताकतवर कैसे हो गए? कोई आश्चर्य नहीं कि जुआनलेई संप्रदाय भी तब गुस्सा होने के बावजूद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था जब उनके संप्रदाय की सबसे बेशकीमती तकनीक, जुआनलेई के 9 रहस्य, छीन ली गई थी। युन शिनरान आग बबूला हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रायचंद परिवार की ताकत इस हद तक बढ़ जाएगी। ये बेकार लोग काव्या को नहीं मार सकते, ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही कुछ करना होगा। घिनौना रूप और गू कीड़ों का हमला। पलक झपकते ही युन शिनरान का खूबसूरत चेहरा रेंगते हुए काले कीड़ों से ढक गया और उसकी ताकत अचानक चक्रवर्ती स्तर तक पहुंच गई। इसके अलावा वह एक तीसरे स्तर का आध्यात्मिक चक्रवर्ती था, जो चिंग साम्राज्य के नंबर 1 विशेषज्ञ बनिंगहेवन संप्रदाय के प्रमुख वो वूजी की ताकत के बराबर था। इतनी ताकत के साथ वह काव्या को मारने के पक्के इरादे से तेजी से उसकी ओर दौड़ा। लाली, अजय, बाहर आओ। एक चक्रवर्ती स्तर के विशेषज्ञ की ताकत रखने वाले युन शिनरान का सामना करते हुए काव्या निश्चित रूप से एक 7वें स्तर की आध्यात्मिक साधिका की अपनी ताकत से उसका मुकाबला करने की कोशिश नहीं करेगी। स्वर्ग के नीचे अजय, केवल मैं ही सर्वोच्च हूँ। घिनौने कीड़े, मैं अपनी मालकिन की ओर से तुम्हें खत्म कर दूंगा। एक सफेद परछाई तेजी से गुजरी और अजय ने अपने पंजे से युन शिनरान पर वार किया। पफ
पलक झपकते ही उसकी त्वचा बिल्ली के पंजों से छिल गई, लेकिन उसी समय अनगिनत काले कीड़े बाहर रेंगने लगे और अजय पर झपट पड़े। म्याऊं, बचाओ, ये बहुत घिनौना है, अजय चिल्लाया। लाली ने चिल्लाकर कहा, वह बेवकूफ़ बिल्ली। लाल आग की लपटें आसमान की ओर उठीं और लाली ने ऐलान किया, कर्मों की आग स्वर्ग को जलाती है। पफ पफ पफ, युन शिनरान ने जल्दी से चकमा दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, मुंह की आंशी, तुम्हारा अनुबंधित जानवर बहुत परेशान करने वाला है। मेरे अनुबंधित जानवर को तुम्हारे इस छोटे से जीव के साथ खेलने दो। युन शिनरान ने अपना हाथ उठाया और उसके बगल में एक बहुत बड़ा, गहरा काला गू कीड़ा प्रकट हुआ। गू राजा, उस सुअ को निगल जाओ। वह भारी भरकम मांस का लोथड़ा बिजली की तरह लाली पर झपटा। लाली आग बबूला हो गया और लाल आग की लपटें पागलों की तरह बाहर निकलने लगीं। तुम बस एक छोटे से काले कीड़े हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कीटनाशक और मौत का खेल। जामुनी रंग की एक झलक के साथ काव्या ने अपनी अग्निनाग तलवार और जादुई सुइयां एक साथ निकाल लीं, जबकि अजय ने बगल से उसकी मदद की। एक आध्यात्मिक साधिका और एक पहले स्तर के पवित्र जानवर ने तीसरे स्तर के आध्यात्मिक चक्रवर्ती युन शिनरान का सामना किया। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा कीटनाशक देखो। खौफनाक सैकड़ों भू संप्रदाय के अस्तित्व को जानने के बाद काव्या ने काफ़ी संख्या में कीटनाशक तैयार कर लिए थे। अगर युन शिनरान खेलना चाहता है तो वह भी अंत तक खेलेगी। गिरते फूल और बहती बारिश। जब वह कीटनाशक युन शिनरान पर गिरा तो उसका सूजा हुआ शरीर अचानक सिकुड़ गया और उसके शरीर में रहने वाले गू कीड़े पलक झपकते ही मारे गए। काव्या मुस्कुराई और बोली, ऐसा लगता है कि मेरा कीटनाशक काफ़ी काम का है। बैंग बैंग बैंग, काव्या का कीटनाशक सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। भले ही युन शिनरान की ताकत चक्रवर्ती स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी वह काव्या और अजय के हाथों बुरी तरह पिट रहा था। स्विश, एक पंजे ने युन शिनरान के शरीर पर एक गहरा, हड्डी तक दिखाई देने वाला घाव कर दिया। वूश, उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए काव्या ने सीधे घाव पर दवा छिड़क दी और उसमें कई तरह के कीटनाशक डाल दिए, जो विशेष रूप से कीड़ों से निपटने के लिए बनाए गए थे। गू जहर भी एक तरह का जहर ही होता है। युन शिनरान ने मृत्युंजय वैद्य और 8 उजाड़ नीलमणि लकड़ी की दैवीय कड़ाही के मालिक के सामने गू जहर का इस्तेमाल करने की जुर्रत की थी। वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह बस अपनी मौत को ही बुलावा दे रहा था। गू जहर का ब्लैकमेल। जब काव्या की दवा ने अपना पूरा असर दिखाया तो युन शिनरान के शरीर में मौजूद गू कीड़े घबरा गए और उसके अंदर पागलों की तरह तड़पने लगे। युन शिनरान दर्द से चीख पड़ा, मानो वह नरक में तड़प रहा हो। काव्या ने कहा, अपने शरीर का इस्तेमाल एक गू कीड़े को पालने के लिए करने पर तुम्हें अपने इस हश्र का अंदाजा होना चाहिए था। इसका मजा लो। नरक की आग आसमान को निगलती है। इस पल लाली ने अपनी पूरी ताकत केंद्रित की और उस विशाल काले कीड़े की ओर उसे छोड़ दिया। घिनौने कीड़े, मर जाओ। क्रैकलिंग चटकने की आवाज। वह बड़ा काला कीड़ा लाली की आग की लपटों में गिर गया और फिर जलकर राख हो गया। पफ पफ पफ, अपने अनुबंधित जानवर के नष्ट होने से युन शिनरान की हालत और भी खराब हो गई। वह चिल्लाया, प्रमुख जी, डानकुन, मुझे बचाओ। डानकुन, अगर मैं मरा तो तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। यह मत भूलो कि मैंने तुम सबको गू जहर दिया है। अगर मैं मरा तो तुम सब मर जाओगे। डानकुन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि उसने काव्या पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने घबराते हुए कहा, मालकिन काव्या, कृपया उसे मत मारिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। हमने जानबूझकर आपको नाराज नहीं किया था। ये सब इस एहसान फरामोश की साजिश थी। यह मरने के ही लायक है, लेकिन अगर यह मरा तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। मालकिन काव्या, जब तक आप इसे जिंदा छोड़ देंगी और हमें जीने देंगी, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ मालकिन काव्या, मेरी जान बख्श दीजिए। कृपया युन शिनरान को मत मारिए। बड़े बुजुर्ग को छोड़कर पूरे डांजी संप्रदाय को युन शिनरान ने गू जहर दे दिया था। वे बहुत डरे हुए थे कि अगर काव्या ने युन शिनरान को मार दिया तो उन सबको भी उसके साथ ही दफन होना पड़ेगा। काव्या मुंह की आंशी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोगों के जीने या मरने से मुझ मालकिन का क्या लेना देना। आज युन शिनरान को मरना ही होगा। पल भर के लिए डांजी संप्रदाय के शिष्यों की टांगें डर के मारे कांपने लगीं। धड़ाम, डांजी संप्रदाय का प्रमुख डानकुन घुटनों के बल बैठ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन काव्या, अगर आपने इसे मार दिया तो हमारे डांजी संप्रदाय के हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हाँ मालकिन काव्या, किसी की जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से ज्यादा पुण्य का काम है। कृपया हम पर रहम कीजिए। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे खेद है, लेकिन मेरे अंदर ऐसे महान गुण नहीं हैं। मैं बस इतना जानती हूं कि जो मेरे खिलाफ साजिश रचेगा उसे 100 गुना वापस मिलेगा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विदर्भ राज्य का उनका नंबर 1 रसविद्या संप्रदाय उनके अपने ही शिष्य द्वारा जहर देकर खत्म कर दिया जाएगा।
लेकिन इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए, युन शिनरान की क्रूरता को या उनके खुद के अंधेपन को? उसके पीछे निश्चित रूप से कोई रहस्यमयी गुरु है। युन शिनरान को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना होगा। पूछताछ और एक सौदा। हालांकि काव्या ने उसे तुरंत नहीं मारा। काव्या ने पूछा, युन शिनरान, तुम्हारे पीछे आखिर कौन है? युन शिनरान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और एक भी शब्द नहीं बोल सका। पफ! काव्या ने उसे एक सुई चुभोई और उस असहनीय दर्द ने युन शिनरान की नसों को झकझोर कर रख दिया। काव्या ने कहा, युन शिनरान, अगर तुम जल्दी मरना चाहते हो तो इस मालकिन को जल्दी जवाब दो। तो क्या हुआ अगर ये दर्दनाक है? मैं इसे सह सकता हूँ। इतनी बुरी हालत में भी युन शिनरान नहीं झुका। काव्या ने कहा, तो फिर तुम ये कोशिश क्यों नहीं करते? उसे सम्मोहित करने के बाद काव्या को लगा कि उसे कुछ काम की जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि युन शिनरान फिर भी कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं था कि उसका सम्मोहन बेअसर था, बल्कि उसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। काव्या ने कहा, चूंकि तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। ये देखकर कि काव्या एक सुई से युन शिनरान की जान लेने वाली है, डान कुन जोर से चिल्लाया, मालकिन काव्या, कृपया रुक जाए। जब तक आप युन शिनरान को नहीं मारती, हमारे डांजी संप्रदाय के हर इंसान की जिंदगी अब से आपकी होगी। हाँ हाँ मालकिन काव्या, जब तक हम जिंदा रह सकते हैं हम आपको अपनी मालकिन मानेंगे और हम एक जानवर की तरह आपकी सेवा करेंगे। वे सच में मौत से डरते थे और युन शिनरान जैसे घिनौने गू कीड़ों द्वारा खाए जाने से और भी ज्यादा डरते थे। भले ही इसका मतलब जीवन भर के लिए अपनी आज़ादी का बलिदान देना हो, वे फिर भी जीना चाहते थे। युन शिनरान हंसा और बोला, हे मु कियांशी, डांजी संप्रदाय द्वारा रखी गई शर्तें बहुत लुभावनी हैं। मुझे लगता है कि तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगी, है ना? जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, उसे निश्चित रूप से बचा लिया जाएगा और बदला लेने में कभी देर नहीं होती। काव्या ने कहा, मु यी, इस पर नज़र रखो। उसने डानकुन और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो तुम एक गुलाम की तरह मेरी सेवा करोगे? डानकुन ने कहा, बेशक, जिंदा रहने के लिए जानवर की तरह काम करने में क्या बुराई है? काव्या ने कहा, लेकिन तुम्हारे डांजी संप्रदाय की प्रतिष्ठा बहुत खराब है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी? डानकुन ने कहा, मालकिन काव्या, क्या मृत्युंजय वैद्य पर्दे के पीछे आपके रायचंद परिवार का समर्थन नहीं कर रहे हैं? जब तक आप हमें जिंदा रहने देंगी, हमें आपके द्वारा जहर दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। काव्या मुस्कुराई और बोली, जैसा कि डांजी संप्रदाय के प्रमुख से उम्मीद थी, आप सच में काफ़ी समझदार हैं। यह आपकी खुद की गुजारिश थी, मैंने, इस परिवार की मालकिन ने आपको मजबूर नहीं किया। डानकुन सन रह गया। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह पूरी तरह से मात खा चुका है? गू जहर का इलाज और युन शिनरान का अंत। उसी पल एक जादुई सुई तेजी से गुजरी और डानकुन के दिल को बे गई। डानकुन ने अविश्वास से काव्या की ओर देखा और कहा, मालकिन काव्या, आपने मुझे क्यों मारा? काव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम्हें मारूंगी और फिर देखूंगी कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। वह मरा नहीं था। डानकुन सन रह गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में मौजूद जहर बेचैन हो रहा था और वह पूरी तरह से खौफजदा था। काव्या ने कहा, अगर तुम अपनी कलाई काट लोगे तो गू कीड़े बाहर आ जाएंगे। मुख्य परिवार को खुद ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डानकुन ने जल्दी से अपनी कलाई काटी और एक घिनौना कीड़ा बाहर निकल आया। अपने शरीर के अंदर इतनी घिनौनी चीज़ होने के ख्याल से डानकुन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। काव्या ने कहा, जो लोग मेरे रायचंद परिवार के सामने झुकने का चुनाव करते हैं वे आगे आएं। मैं, इस परिवार की मालकिन, तुम्हारे जहर का इलाज करूंगी। बेशक, अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम बाद में युन शिनरान के साथ दफन भी हो सकते हो। बेशक वे मरना नहीं चाहते थे, इसलिए हर कोई खड़ा हो गया। दवा उनके शरीर में पहुंचाई गई और डानकुन की तरह उन्होंने गू कीड़ों को बाहर निकालने के लिए अपनी कलाइयां काट लीं। काव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मिशन पूरा हुआ। युन शिनरान, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। युन शिनरान के दिल में एक सिहरन दौड़ गई और उसने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, मु कियांशी, तुमने सच में उनके जहर का इलाज कर दिया, तुमने? काव्या ने गर्व से कहा, युन शिनरान, तुम्हें हमेशा लोगों के खिलाफ साजिश रचना पसंद है, तो तुमने यह उम्मीद क्यों नहीं की कि हमारे मुंह परिवार के पीछे मृत्युंजय वैद्य का हाथ है? मृत्युंजय वैद्य के साथ जहर का खेल खेलने के लिए तुम अभी बहुत नौसिखिए हो। काव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, लाली, इसे इसके रास्ते मौत के घाट भेज दो। लाली बाहर कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, हम्फ, इस आदमी का शरीर कीड़ों द्वारा खाया जा चुका है, इस पर एक भी अच्छी जगह नहीं बची है। इसके लिए जीना किसी यातना से कम नहीं है। मैं इस पर दया करूंगा और इसे आज़ाद कर दूंगा। युन शिनरान चीख पड़ा क्योंकि लाल आग की लपटों ने उसे घेर लिया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मु कियांशी, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई?
तुमने सच में मुझे मार डाला। तुम बहुत खौफनाक मौत मरोगी। मैं, युन शिनरान, नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रायचंद परिवार बहुत ताकतवर है? तुम बहुत जल्द नरक में मेरा साथ देने आने वाली हो। युन शिनरान की आवाज़ में गहरी नफरत और जहर भरा था। अंत में उसका शरीर लाली की आग से जलकर राख हो गया। धोखा और एहसान फरामोशी। काव्या ने डानकुन और बाकी लोगों पर एक नज़र डाली और कहा, युन शिनरान से निपट लिया गया है, चलो अब अपने सौदे के बारे में बात करते हैं। डानकुन ने जवाब दिया, मैं मालकिन काव्या के आदेशों का पालन करूंगा। अब कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे। तीसरे बुजुर्ग ने कहा, संप्रदाय प्रमुख, हमारा डांजी संप्रदाय विदर्भ राज्य का नंबर 1 रसविद्या संप्रदाय है। समय और पर्याप्त संसाधनों के साथ हम एक सितारा संप्रदाय बन सकते हैं। एक मामूली रायचंद परिवार के सामने झुकने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। अगर आप रायचंद परिवार के सामने झुकते हैं तो मैं आज ही अपने शिष्यों को लेकर दांजी संप्रदाय छोड़ दूंगा और अपना खुद का संप्रदाय बनाऊंगा। चौथे बुजुर्ग ने भी अपना विरोध जताने के लिए कदम आगे बढ़ाया। अब जब युन शिनरान मर चुका है, उनके गू कीड़े निकाले जा चुके हैं और उनकी जान बच गई है, तो उन्हें एक छोटी सी लड़की की कठपुतली क्यों बनना चाहिए? काव्या ने तीसरे और चौथे बुजुर्ग की तरफ के लोगों पर एक नज़र डाली और ठंडे स्वर में कहा, तुम दो बूढ़े कमीनों, क्या तुम काम निकल जाने के बाद एहसान फरामोशी कर रहे हो? मुंह ये आग बबूला हो गया। अगर हमारी मालकिन न होती तो तुम बहुत पहले ही युन शिनरान के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन चुके होते। अगर हमारी मालकिन ने तुम्हारे जहर का इलाज नहीं किया होता तो तुम युन शिनरान के साथ बहुत पहले ही मर चुके होते। तुम अभी चिल्ला रहे थे कि तुम मालकिन के लिए कुछ भी करोगे, लेकिन अब जब तुम सब आज़ाद हो तो तुम मुकरना चाहते हो। तुम बूढ़े लोगों की चमड़ी शहर की दीवार से भी ज्यादा मोटी बेशर्म है। तीसरे और चौथे बुजुर्ग ने कहा, तो क्या हुआ? मैं मानता हूं कि तुम थोड़े ताकतवर हो, लेकिन अगर हम आज जाना चाहते हैं तो तुम हमें रोक नहीं सकते। काव्या ने उनकी ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। चौथे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग के गुट के सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। उनके होंठ नीले पड़ गए थे और उनके शरीर भयंकर दर्द से ऐंठ रहे थे। मालकिन काव्या, आपने। काव्या मुंह कियांशी ने कहा, तुमने खुद अपनी मर्जी से यह माना था कि मैं, इस परिवार की मालकिन, तुम्हें जहर देकर नियंत्रित कर सकती हूँ। इसलिए जब मैं जहर निकाल रही थी तो मैंने तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा अपना जहर भी डाल दिया था, लेकिन तुम लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। काव्या ने आगे पूछा, अब बताओ, क्या तुम लोग अभी भी अपना काम निकल जाने के बाद हमें धोखा देना चाहते हो? डानकुन ने मन ही मन सोचा, उस भूमिगत रहस्यमयी दुनिया में वह पहले ही देख चुका था कि यह छोटी लड़की कितनी बेरहम और चालाक थी। वह भला दूसरों को अपना काम निकल जाने के बाद धोखा देने का मौका कैसे दे सकती थी? ये तो बस तीसरा बुजुर्ग और चौथा बुजुर्ग थे जो सच्चाई से पूरी तरह अनजान थे और अब अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उनकी ये दुर्दशा हो गई थी। तीसरे और चौथे बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, मालकिन काव्या, अब हम ऐसा करने की जुर्रत कभी नहीं करेंगे। हाँ मालकिन काव्या, हम तो बस मजाक कर रहे थे। उस पल उन्हें लगा जैसे वे मर ही जाएंगे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटी लड़की की आस्तीन में ऐसी छिपी हुई चाल होगी जिससे बचना पूरी तरह से नामुमकिन था। काव्या ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझ जैसी मालकिन तुम जैसे मतलबपस्त अवसरवादियों का इस्तेमाल करना चाहेगी? भले ही ये लोग हार मान लें, लेकिन शायद ये कुछ भी हासिल करने से ज़्यादा परेशानी ही खड़ी करेंगे। तीसरे और चौथे बुजुर्ग ने बार बार कहा, मालकिन काव्या, हमें पता है कि हम गलत थे, कृपया हमें इस बार माफ़ कर दीजिए। मालकिन काव्या, अब से हम पूरी तरह से आपके वफादार रहेंगे। डानकुन ने पूछा, मालकिन काव्या, इन लोगों से निपटने के लिए आपकी क्या योजना है? काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, इनकी साधना नष्ट कर दो, इनकी नसें तोड़ दो, इन्हें अपने डांजी संप्रदाय से बाहर निकाल दो और इन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। डानकुन सन रह गया। आखिरकार ये लोग कभी उसके अपने लोग थे। न केवल उनकी साधना को नष्ट करना, बल्कि उनकी नसों को भी नष्ट कर देना, जिससे वे हमेशा के लिए साधना करने में असमर्थ हो जाएं, ये बहुत ही क्रूर सज़ा थी। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनके साथ जो कर रही हूँ उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ? क्यों न तुम बस मेरे लाली को इन्हें आग लगाने और जलाकर राख करने दो। डानकुन ने जल्दी से कहा, पहरेदारों, तीसरे और चौथे बुजुर्ग के गुट के सभी लोगों को ले जाओ, उनकी साधना और नसें नष्ट कर दो और उन्हें डांजी संप्रदाय से बाहर निकाल दो। इन लोगों का जिंदा बच जाना ही बदकिस्मती में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन तीसरे और चौथे बुजुर्ग में कोई समझ नहीं थी और उन्होंने रायचंद परिवार की मालकिन की नाराजगी मोल ले ली। ये सब उनका अपना ही किया धरा था। संप्रदाय की सफाई और एक नया गठजोड़। सफाई अभियान शुरू होने वाला था। इसे देखते हुए बड़े बुजुर्ग ने चुपचाप खिसकने का फैसला किया। काव्या ने ताना मारते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग, क्या आपको सच में लगता है कि आप यहाँ से भाग सकते हैं?
बुजुर्ग, मैंने हमेशा आपका बहुत सम्मान किया है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मिलीभगत की, डानकुन ने गुस्से से कहा। प्रथम बुजुर्ग एक जोरदार आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गया और बोला, संप्रदाय प्रमुख, मुझे नहीं पता था कि युन शिनरान इतना क्रूर था। मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था। संप्रदाय प्रमुख, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। काव्या ने कहा, तुम अपने संप्रदाय की सफाई का मामला खुद संभाल सकते हो। हमारे आराम करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढो और तुम आराम से अपनी सफाई कर सकते हो। बस ज्यादा समय बर्बाद मत करना। जी, डानकुन ने सिर हिलाया। डांजी संप्रदाय का प्रमुख एक समझदार इंसान था। उसने काव्या के ठहरने की व्यवस्था सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह पर की, जो एक बड़े जड़ी बूटी वाले खेत के बगल में थी। इन जड़ी बूटी वाले खेतों की बहुत सावधानी से खेती की गई थी और काव्या ने कुछ ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा की जो उसके पास नहीं थी, ताकि वह अपना भंडार भर सके। डानकुन दशकों से संप्रदाय प्रमुख था और वह डांजी संप्रदाय की पूरी तरह से सफाई करने के लिए काफी निर्णायक था। उसने केवल उन्हीं लोगों को छोड़ा जो उसके प्रति वफादार थे। अगले दिन डानकुन ने काव्या को स्थिति की जानकारी दी। सुनने के बाद काव्या ने कहा, तुम्हारा डांजी संप्रदाय अभी भी डांजी संप्रदाय ही है। बाहरी दुनिया को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुमने मेरे सामने घुटने टेक दिए हैं। बस लोगों को ये जानने दो कि तुम्हारे डांजी संप्रदाय के मेरे साथ अच्छे संबंध हैं। जी, भविष्य में जब हमारा मृत्युंजय औषधालय अपनी एक शाखा खोलेगा तो तुम्हें डांजी संप्रदाय से कुछ बेहतरीन शिष्यों को वहां भेजना होगा। जी, मालकिन। उद्धरण चिन्ह। काव्या ने डानकुन को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती करने से लेकर रसवैद्यों को प्रशिक्षित करने तक के विस्तृत निर्देश दिए। इस पल डानकुन के दिमाग में एक बहुत बड़ा नज़ारा था। एक बार जब मृत्युंजय औषधालय विकसित हो गया तो कोई आधा सितारा या एक सितारा संप्रदाय भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। और अगर उनका डांजी संप्रदाय मृत्युंजय औषधालय से जुड़ा रहता है तो वे हिम महाद्वीप में एक मशहूर संप्रदाय बन सकते हैं। काव्या ने कहा, क्या तुम्हें मेरी कही हुई हर बात याद है? मैं समझ गया हूँ। काव्या ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अब वापस जाना चाहिए। डानकुन ने कहा, मालकिन, मैं अभी किसी को अनगिनत रूहों की गोली का नुस्खा लाने भेजता हूँ। अब जब पूरा डांजी संप्रदाय उसका है तो उसे एक चौथी श्रेणी की गोली का नुस्खा देने में क्या हर्ज है? काव्या ने कहा, मुझे उन चौथी श्रेणी के नुस्खों की कोई परवाह नहीं है। मेरे पास यहाँ कुछ गोलियों के नुस्खे हैं। इनका ध्यान से अध्ययन करो और अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करो। भविष्य में मृत्युंजय औषधालय इन गोलियों को बेचेगा। डानकुन की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। इतने सारे नुस्खे! चौथी श्रेणी, पांचवी श्रेणी, छठी श्रेणी। उनके डांजी संप्रदाय के पास चौथी श्रेणी का केवल एक ही नुस्खा था, जिसे वे किसी बेशकीमती रत्न की तरह संभाल कर रखते थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मालकिन इतनी आसानी से इतने सारे नुस्खे निकाल देंगी। उन्होंने हमेशा सुना था कि रायचंद परिवार अविश्वसनीय रूप से अमीर और खर्चीला था, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ दिखावा और बर्बादी है। लेकिन उम्मीद के विपरीत रायचंद परिवार की मालकिन ऐसे दुर्लभ खजाने को खर्च करने में भी उतनी ही दरियादिल थी। डानकुन को लगा कि अगर वह रायचंद परिवार की मालकिन के अधीन कड़ी मेहनत करता है तो उसे कभी भी गोलियों के नुस्खे, जादुई दवाएं, आध्यात्मिक हथियार और पवित्र हथियारों जैसी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। घर वापसी और बालिग होने का जश्न। डांजी संप्रदाय के मामलों को निपटाने के बाद काव्या रायचंद परिवार के सायों के साथ घर लौट आए। मालकिन, तीसरे स्वामी चाचाजी ने आपको वापस आते ही वुयु प्रांगण में आने का निर्देश दिया है। ठीक है। काव्या लंबे डग भरते हुए वुयु प्रांगण की ओर गई और मूवशुंग चाचाजी ने धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर बाहर निकालते हुए कहा, काव्या वापस आ गई। काव्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। मूवशुंग ने कहा, काव्या, कहीं तुम इतनी व्यस्त तो नहीं हो गई कि तुमने कुछ बहुत ज़रूरी बात नज़रअंदाज कर दी हो? काव्या ने पूछा, ज़रूरी बात? हमारे परिवार के लिए क्या ज़रूरी बात हो सकती है? काव्या ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे चाचाजी का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है? अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से उनके लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार करना होगा। मूवशुंग बेबसी से मुस्कुराए, ऐसा नहीं है कि चाचा का जन्मदिन आने वाला है, बल्कि काव्या का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है और तुम जल्द ही बालिग वयस्क हो जाओगी। काव्या ने इस बारे में सोचा और उसे एहसास हुआ कि यह सच था। वह जल्द ही 16 साल की होकर एक वयस्क बनने वाली थी। मूवशुंग ने कहा, काव्या बालिग हो गई है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे चाचा ही हैं। तुम्हारे सबसे बड़े भाई भाभी और तुम्हारे दूसरे भाई किंगचेन अभी वापस नहीं आ सकते। क्या काव्या को बुरा लग रहा है? काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, चाचा जी, मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि पूरा परिवार किसी बेशकीमती खजाने की तरह मेरा जन्मदिन मनाए। मूवशुंग मुस्कुराए और बोले, काव्या हमेशा से हमारे परिवार की सबसे बेशकीमती छोटी राजकुमारी रही है। इस बार केवल तुम्हारे चाचा ही तुम्हारे लिए बालिग होने का समारोह आयोजित कर सकते हैं।
अगर तुम्हें वापस जाने का मौका मिला तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार समारोह आयोजित करेगा। काव्या की आंखों में एक चमक दौड़ गई। चाचा जी, वापस जाने का मौका? कहाँ वापस जाना है? अब बहुत ही चतुराई से जानकारी निकलवाने का ये बिल्कुल सही समय था। वह अपना जन्मदिन मनाने वाली थी। उसके चाचा जी को कम से कम उसे कुछ बातें तो बतानी ही चाहिए। मू वुशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पुराने घर में। और फिर बस इतना ही कहकर वह चुप हो गए। काव्या मू कियांशी ने कहा, चाचा जी आपका जवाब बहुत अस्पष्ट है। कम से कम मुझे ये तो बताइए कि वह कहाँ है। वह कहाँ है? मू वुशुंग ने कहा, जब काव्या के पास पर्याप्त ताकत हो जाएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। रायचंद परिवार मू परिवार की मालकिन काव्या के बालिग होने की तारीख नज़दीक थी और आने वाले समारोह ने पूरे विदर्भ राजधानी में हलचल मचा दी थी। मालकिन के बालिग होने के कई फायदे थे। रेस्तरां और दुकानों की सभी वस्तुएं 50% की छूट पर थीं और यहाँ तक कि मृत्युंजय औषधालय की जादुई गोलियां भी सस्ती कर दी गई थीं। ये नज़ारा उतना सनसनीखेज नहीं था जितना कि तब होता था जब युवराज बालिग होते थे। मू वुशुंग और यूजे के इन कदमों को देखकर काव्या असहाय महसूस कर रही थी। चाचा जी, सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, काव्या ने कहा। मू वुशुंग ने कहा, भले ही मेरे बड़े भाई यहाँ नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि बालिग होने के समारोह में मैंने काव्या के साथ कोई कोताही बरती है तो वे निश्चित रूप से मुझे जिंदा छील देंगे। और ये तो पहले से ही बहुत नर्म तरीका है। आखिरकार इस जगह पर इससे बेहतर कुछ भी नहीं था। यूजे ने कहा, बॉस, आपका बालिग होना कोई छोटी बात नहीं है। सबको खुश करना बहुत अच्छा है। क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि आप कम मुनाफा लेकिन तेज टर्नओवर कर सकती हैं? काव्या निशब्द हो गई। वह उन दोनों की बातों से हैरान और थोड़ी परेशान भी थी। राजसी पोशाक और पुराना रहस्य। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। दासी ने काव्या को एक बेहद जटिल पोशाक पहनाई। वह गिन भी नहीं सकती थी कि इसमें कितनी परतें थीं। काव्या ने शिकायत की, चाचा जी, आपने मेरे लिए इतनी जटिल पोशाक तैयार की है, क्या आप मुझे इसके बोझ से मार डालना चाहते हैं? मू वुशुंग ने बेबसी से कहा, काव्या, इसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे पैदा होने से पहले ही इसे तैयार कर लिया था और कहा था कि यह तुम्हारे बालिग होने के समारोह के लिए है। ये पोशाक काव्या के दर्जे का प्रतीक है, इसलिए हम इसमें लापरवाही नहीं बरत सकते। तो यह माँ थी जिसने इसे तैयार किया था। काव्या धीरे से बुदबुदाई। जो कुछ पहनना जरूरी था उसे पहनने के बाद काव्या धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकली। मू परिवार की मालकिन के बालिग होने के समारोह में विदर्भ राज्य के सभी बड़े परिवारों ने उन्हें बधाई देने के लिए लोग भेजे और कीमती उपहार पेश किए। यहाँ तक कि जुआनलेई संप्रदाय और दांजी संप्रदाय ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे। चिंग साम्राज्य की तरफ से भी ड्यूक का महल, शाही परिवार, बनिंग हेवन संप्रदाय और गोल्डन कड़ाही संप्रदाय ने लोग भेजे थे। एक ऐसा समारोह जिसने दोनों देशों में सनसनी फैला दी थी। शायद केवल मू परिवार की मालकिन ही ऐसा भव्य आयोजन करने में सक्षम थी। जब वह जामुनी आकृति धीरे से बाहर आई तो ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया का रंग पलक झपकते ही फीका पड़ गया हो। वह एक महान सम्राज्ञी की तरह बाहर निकली, जिससे समारोह में मौजूद महाराज जी भी उसके सामने फीके नजर आ रहे थे, जबकि उनके बगल में खड़ी महिला काव्या को जलती हुई आंखों से घूर रही थी। सबने हंसते हुए कहा, बधाई हो मालकिन काव्या। एक युवा महिला अपने आगमन के साथ ही अपनी उपस्थिति से सबको अभिभूत कर रही थी। वह वाकई एक असाधारण लड़की थी। मू वुशुंग मुस्कुराए और बोले, काव्या, यहाँ आओ। काव्या धीरे धीरे चलकर उनके पास गई और मू वुशुंग ने एक कांटा निकाला और कुशलता से काव्या के बालों में लगा दिया। दूर से नजरें। समारोह स्थल से कुछ दूर जीयू ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारी राजकुमारी कोई साधारण औरत नहीं है। पर्पल क्लाउड फ्लोइंग रोब कोई आम इंसान नहीं पहन सकता। बालिग होने के समारोह में इतना उच्च स्तरीय वस्त्र पहनना केवल। ये तो ठीक है, लेकिन उस कांटे का ज़ैड और उस पर बना टॉटम पैटर्न, अगर मुझे सही से याद है तो ये लगता है कि। जीयू ये ने काव्या के शब्दों का इस्तेमाल करके जीयू की बकबक बंद कर दी। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। ये तुमने अभी तक उससे शादी भी नहीं की है और तुम पहले से ही पति पत्नी की तरह व्यवहार कर रहे हो, जीयू ने ताना मारा। जटिल समारोह आखिरकार समाप्त हुआ। आज न केवल काव्या के बालिग होने का दिन था, बल्कि यह वह दिन भी था जब वह पूरी तरह से मू परिवार के नियंत्रण में आ गई थी। बुजुर्गों और उन लोगों के बारे में जिन्होंने मालकिन की मदद की थी, उन्हें हटाया जाना है या निष्कासित करना है, ये पूरी तरह से मालकिन के शब्दों पर निर्भर था। इस पर प्रथम बुजुर्ग ने कहा, अब जब मालकिन बालिग हो गई हैं तो वह मू परिवार की पूर्ण और वैध शासक हैं। हालांकि अगर मालकिन को मू परिवार पर वास्तव में शासन करना है तो उन्हें अपनी ताकत से लोगों का दिल जीतना होगा। मू परिवार की युवा पीढ़ी मालकिन को अपना आदर्श मानती है, इसलिए भविष्य में मू परिवार के कुछ युवा शिष्य मालकिन को चुनौती देंगे। कृपया इसे अस्वीकार न करें।
भले ही बुजुर्ग का लहजा विनम्र था, लेकिन उन्होंने काव्या के लिए बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया था, जिससे उसे मना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मुंह वुशुन को गुस्सा आने ही वाला था, लेकिन काव्या ने उन्हें रोक दिया। काव्या ने आलसी अंदाज में कहा, बुजुर्ग, क्या आप मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते? क्या तुलना करने की कोई ज़रूरत है? प्रथम बुजुर्ग ने कहा, मालकिन वास्तव में मुंह परिवार के शिष्यों के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करती हैं। हाल के वर्षों में यान एर और ह्यून एर के अलावा हमारे मुंह परिवार के पास कई अन्य उत्कृष्ट शिष्य हैं जो आपसे कमज़ोर नहीं हैं, मालकिन। यह मुमकिन नहीं है ना? हाँ, मुंह परिवार की मालकिन एक सन की है। वह विदर्भ राज्य की नंबर 1 प्रतिभा है। पूरे विदर्भ राज्य में उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति उसके जितना प्रतिभाशाली नहीं है। मुंह परिवार में कोई और कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुंह परिवार कुछ गहराई में छिपा रहा है? काव्या मुस्कुराई और बोली, ओह, तब तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं अपने मुंह परिवार की युवा पीढ़ी से चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। भले ही उसने मुंह परिवार के बुजुर्गों को उनकी स्पष्ट शक्तियों से वंचित कर दिया था, लेकिन आखिरकार वे लगभग 20 सालों से मुंह परिवार की जड़ों में जमा थे, इसलिए निश्चित रूप से उनके पास अपनी आस्तीन में कई तुरुप के इक्के थे। उसने उन्हें एक ही झटके में तब तक खत्म नहीं किया जब तक उन्होंने पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोल दिए थे। अब जब स्थिति पक चुकी है और वे खुद को बेनकाब करने के लिए बेसब्र हैं, तो उसे उनके साथ खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम बुजुर्ग हंसा और बोला, मालकिन, हमारे मुंह परिवार के युवा प्रतिभाशाली आपको निराश नहीं करेंगे। काव्या ने आधी मुस्कान के साथ कहा, प्रथम बुजुर्ग ने वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में परिवार की प्रतिभाओं को निखारने में अपना दिल लगा दिया है। हर कोई आगामी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में बहुत रुचि ले रहा था और वे सभी मुंह परिवार के अखाड़े में चले गए। काव्या निश्चित रूप से उस विस्तृत जामुनी पोशाक में लड़ाई नहीं लड़ने वाली थी, इसके बजाय उसने एक हल्की रोजमर्रा की पोशाक पहन ली। जब वह फिर से सबके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने देखा कि कपड़े बदलने के बाद मुंह परिवार की मालकिन कम गंभीर और हवा की तरह कहीं ज्यादा निडर और तेज लग रही थी। काव्या ने प्रथम बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, प्रथम बुजुर्ग, वह कहाँ है? क्या यह नहीं कहा गया था कि हमारे मुंह परिवार का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मुझे चुनौती देने आएगा? प्रथम बुजुर्ग ने कहा, हाओ ए, क्या तुमने हमेशा मालकिन काव्या की प्रशंसा नहीं की है? तुम्हें पहली लड़ाई के लिए जाने दो। मुंह हाओ आगे बढ़ा और बोला, जी। सामने खड़ा लड़का 20 साल का लग रहा था। वह बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसमें एक तरह की विस्फोटक ताकत थी। काव्या मुड़ी और एक गिरती हुई पत्ती की तरह द्वंद्व मंच पर तैरती हुई पहुंच गई। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी और उसने कहा, आज मैं बालिग हो गई हूँ। अगर मुंह परिवार की युवा पीढ़ी में से कोई भी मुझे चुनौती देना चाहता है तो मैं मुंह हाओ को हराने के बाद किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहूंगी। प्रथम बुजुर्ग उसके बालिग होने के समारोह के दौरान उसके अहंकार को कुचलना चाहता था, लेकिन उसने उसे ऐसा करने नहीं दिया। देखते हैं कि कौन किसे कुचलता है। धड़ाम, मुंह हाओ द्वंद्व मंच पर चढ़ा, जिससे वह कांप उठा। उसने भारी आवाज में कहा, मालकिन, आप मुझे हरा सकती हैं या नहीं? कृपया पहले इसकी कोशिश करें। पलक झपकते ही मुंह हाओ ने अपनी जीवन शक्ति छोड़ दी, जिससे हर कोई दंग रह गया। योद्धा मास्टर स्तर 9। इस नौजवान की उम्र अभी बमुश्किल 20 साल के शुरुआती दौर में होगी। इसमें असल में योद्धा मास्टर स्तर 9 की ताकत है। मुंह परिवार ने मुंह कियांशी और मुंह रुयान को पैदा करके ही बहुत प्रभाव डाला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस अनजान मुंह हाओ में इतनी प्रतिभा होगी। भीड़ की चिल्लाहट सुनकर प्रथम बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाए और दयालु भाव से मुस्कुराया। आज की लड़ाई में मुंह परिवार की मालकिन के जीतने की संभावना ज्यादा नहीं है। अपने बालिग होने के समारोह में अपने ही साथियों से हार जाना उसकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। यह मालकिन काव्या के लिए एक बड़ी समस्या है। प्रथम बुजुर्ग जानता था कि काव्या की ताकत आध्यात्मिक साधक के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे चुनौती देने के लिए किसी कमजोर इंसान को नहीं भेजेगा। योद्धा मास्टर का 9वां स्तर न्यूनतम जरूरत थी। मुंह हाओ ने जमीन पर पैर पटका और सीधे काव्या की ओर लपका। काव्या ने चकमा नहीं दिया और उसका सीधे सामना किया, क्योंकि वह जानती थी कि मुंह हाओ को प्रथम बुजुर्ग ने उसकी ताकत परखने के लिए भेजा है, और प्रथम बुजुर्ग का असली तुरुप का इक्का ये लड़का बिल्कुल नहीं था। काव्या ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जल नाग प्रहार। पानी के तत्व से बना एक विशाल ड्रैगन शून्य को चीरते हुए मुंह हाओ की ओर लपका। भीड़ में चर्चा थी, मालकिन काव्या जल तत्व की आध्यात्मिक साधिका है और वह उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ने की अपनी असामान्य क्षमता के लिए जानी जाती है। शायद आज यह मुंह हाओ ही हारने वाला है। एक ही जल नाग प्रहार से भले ही मुंह हाओ ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जल तत्व की शक्ति से पीछे हट गया। एक प्रहार का आदान प्रदान करने के बाद काव्या को पता चल गया कि भले ही उसके सामने मौजूद इस युवक का स्तर ऊंचा था और लड़ाई में विस्फोटक ताकत थी, लेकिन उसमें युद्ध का अनुभव नहीं था। उसे ऐसे प्रतिद्वंद्वी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। काव्या ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना शुरू किया। जल नाग प्रहार, जल नाग का स्वर पर प्रहार।
गिरते फूल और बहती बारिश। इन 3 शक्तिशाली चालों के ज़मीन पर उतरने के बाद मू हाओ पूरी तरह से दिशाहीन हो गया और उसकी हड्डियां टूट गईं। फिर वह जामुनी आकृति बिजली की गति से आगे बढ़ी और एक पल में ही मू हाओ को द्वंद्व मंच से लात मारकर बाहर निकाल दिया। हर कोई सन्न रह गया। एक 9वें स्तर का योद्धा मास्टर मू परिवार की मालकिन के सामने पूरी तरह असहाय था। मू परिवार की मालकिन को हराने के लिए किसी को शायद एक महायोद्धा मास्टर के स्तर तक पहुंचना होगा, लेकिन इतनी कम उम्र में ऐसा महायोद्धा मास्टर कहाँ मिलेगा। प्रथम बुजुर्ग ने मन ही मन कोसा, बेकार। वह पिछले कुछ दिनों से इस मालकिन पर गुप्त रूप से नजर रख रहा था। वह था और बहुत ताकतवर थी। उच्च स्तर के लोगों को चुनौती देना उसके लिए पानी पीने जैसा आसान था। इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि मू हाओ जीत सकता है। भले ही वे जीत नहीं सकते थे, फिर भी वे काव्या की क्षमताओं का परीक्षण कर सकते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह नाकारा इंसान इतना आसान काम भी नहीं कर पाएगा। काव्या ने पूछा, क्या कोई और है जो मालकिन को चुनौती देना चाहता है? हर किसी के होंठ फड़के। उम्र के हिसाब से बहुत कम लोग ही इतनी जल्दी महायोद्धा मास्टर या महाआध्यात्मिक साधक बन सकते थे। इसलिए अब किसी ने काव्या को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जियुये का आगमन। इसी पल एक महिला आगे आए और बोली, हम दोनों चुनौती देंगे। 2। हर कोई हैरान था। 2 लोग एक को धमका रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। चौथे बुजुर्ग ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, यह मेरी प्रपौत्री और उसका पति है। वे बचपन से ही साथ लड़ना पसंद करते हैं और यही उनकी सबसे मजबूत ताकत है। अलग होने पर उनकी लड़ाई की ताकत कमजोर हो जाएगी। देखो, तुमने मू हाओ को पल भर में संभाल लिया। उनकी ताकत मू हाओ के लगभग बराबर है। उनमें से एक को चुनौती देना स्पष्ट रूप से आपके लिए ठीक नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन दोनों का एक साथ आना सही है? प्रथम बुजुर्ग ने कहा, असल में मालकिन कोई साथी भी ढूंढ सकती थी, लेकिन अभी यह मालकिन का बालिग होने का समारोह है, जिसका बहुत महत्व है। अगर मालकिन कोई साथी ढूंढती तो शायद विवाद पैदा हो जाता। जैसे ही प्रथम बुजुर्ग ने बात खत्म की, आसपास की हवा का तापमान अचानक गिर गया और काव्या के बगल में दानव देवता जैसा दिखने वाला एक आदमी प्रकट हो गया। उसका खौफनाक ठंडापन हर किसी को वहां से भागने पर मजबूर कर रहा था, और कुछ लोग तो इतने डर गए कि वे बेहोश ही होने वाले थे। हे भगवान, यह महामहिम रात्रि सम्राट हैं। महामहिम रात्रि सम्राट सच में यहाँ आ गए हैं। वे मन ही मन विलाप कर रहे थे, उनके शरीर कांप रहे थे। जियुये ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, मैं कियांशी का मंगेतर हूँ। द्वंद्व मंच पर 2 आकृतियां खड़ी थीं, एक दानव जैसी, दूसरी कुलीन और शांत, लेकिन हर किसी ने पाया कि वे दोनों आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे के लिए बने थे। क्योंकि मू परिवार की मालकिन के बगल में खड़े इतने खतरनाक व्यक्ति के बावजूद काव्या एक शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखने में सक्षम थी, बिना किसी असामान्य प्रतिक्रिया के। जुबान युआन ली तियान ईर्ष्या से जल रहा था। वह चाहता था कि वह काव्या के बगल में खड़ा होने वाला आदमी वह होता। उसके बालिग होने के समारोह में वह पहले से भी ज्यादा चमकदार और मनमोहक लग रही थी, और उसे उससे गहरा प्यार हो गया था, इतनी शिद्दत से कि कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अब उसे नीची नज़रों से देखेगी। वह, जो उसकी मंगेतर होनी चाहिए थी, अब किसी और की मंगेतर थी। असुर स्टार किंग का सामना। यह तीसरे बुजुर्ग के दांत किटकिटा रहे थे। क्या ये कोई मजाक था? मू कियांशी के साथी के रूप में रात्रि सम्राट के साथ मू शुवान कैसे लड़ेगी? मू शुवान और उसका पति बाई हेंगसन रह गए। काव्या ने अपनी भरिकुटी उठाए और कहा, क्या हुआ? जियू ये मेरा साथी है। क्या तुम उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते? चूंकि तुमने मालकिन को चुनौती दी है, तो बेहतर होगा कि तुम अपना वादा निभाओ। वरना अगर मालकिन को गुस्सा आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये दोनों सच में कमाल हैं, मालकिन को चुनौती दे रहे हैं और ऊपर से प्यार का दिखावा भी कर रहे हैं। अब वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। हर कोई चुपचाप उन्हें कोस रहा था। तीसरे बुजुर्ग को कभी अंदाजा नहीं था कि काव्या का एक मंगेतर भी है, और यह मंगेतर कोई और नहीं बल्कि महामहिम असुर स्टार किंग हैं, एक बेरहम शख्स जो पूरे कुलों और संप्रदायों को मिटाने में माहिर था। मू शुवान ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, चूंकि चुनौती दी गई है तो मू शुवान इसे निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। वे दोनों द्वंद्व मंच की ओर बढ़े। काव्या जियुये के पास गई और बोली, जियुये, उस औरत को मेरे लिए छोड़ दो, तुम उस आदमी पर नजर रखो। जियुये मंच के किनारे पर खड़ा हो गया, लेकिन बाई हिंग ने महसूस किया कि एक जानलेवा नजरों का ताला उस पर लगा है, जिससे वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। मू शुवान ने अपने दांत पीसे और कहा, मालकिन, ये लो। सोआरिंग क्लाउड स्लैश। तलवार अतुलनीय क्रूरता के साथ गिरी। हालांकि ये स्पष्ट है कि मू शुवान इस समय अच्छी लड़ाई की स्थिति में नहीं है। इस मंच पर रात्रि सम्राट के खड़े होने के साथ काव्या को छोड़कर किसी और के लिए सामान्य रूप से प्रदर्शन करना शायद असंभव है। काव्या ने एक ही चाल से उसे रोक दिया, जल नाग प्रहार। मू शुवान दर्द से चीख उठी और मंच से नीचे गिर गई, पूरी तरह से भीग गई।
जल नाग प्रहार। एक और चाल अकड़े हुए बाई हेंग से टकराए और वे दोनों पटक दिए गए। काव्या ने कहा, बुजुर्गों, अगर तुम ये कहते हो कि मेरे मुंह परिवार के प्रतिभाशाली लोग बस ऐसे ही हैं, तो मैं, इस परिवार की मालकिन, मंच पर जाकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती। ठीक तभी एक काली पोशाक और टोपी पहने हुए एक युवक आगे बढ़ा और बोला, चूंकि वे ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे कोशिश करने दो। मैं मू तियान हूं और मैं मालकिन को चुनौती देना चाहता हूं। काव्या मू कियांशी ने द्वंद्व मंच पर जियुए को देखा और कहा, कोई यहाँ आओ। कृपया महामहिम ये को मुकाबला देखने के लिए दर्शक दीर्घा में आमंत्रित करो। काव्या हंसी और बोली, जियुए, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मंगेतर होने का ये ठप्पा काफी काम का है। अगर वे दोनों मिल जाते तो वह हारती नहीं, लेकिन उसे अपने कई तुरुप के उजागर करने पड़ते। प्रथम बुजुर्ग का असली तुरुप का इक्का सामने आने से पहले ही अपने सारे पत्ते खोल देना कोई अच्छी बात नहीं थी। जियुए ने कहा, ये कुछ हद तक काम का तो है। जब रायचंद मू परिवार के प्रबंधक ने घबराते हुए रात्रि सम्राट को मुकाबला देखने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की तो वे किसी भूत की तरह वहां से गायब हो गए। वह काव्या के बालिग होने के समारोह को देखने के लिए दूसरों के साथ नहीं बैठना चाहता था, इसलिए उसने अपने लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढ ली। जीयू की सलाह। शून्यता में जियुए के बगल में प्रकट हुआ और बोला, ये मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारी छोटी सुंदरी उसी कबीले से है तो भले ही तुम आज रात उसके बालिग होने के उपहार के रूप में खुद को उसे न सौंपो, लेकिन तुम्हें उस बालों के कांटे को अपने हाथों में लेना ही होगा। क्योंकि उनके कबीले में एक रिवाज है कि जो भी आदमी किसी औरत के बालिग होने के बाद उसका कांटा हासिल कर लेता है तो माना जाता है कि वह उसे शादी का प्रस्ताव दे रहा है। एक बार जब औरत उसे ये दे देती है तो इसका मतलब है कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी छोटी सुंदरी चाहे कहीं भी भाग जाए, अगर वह कांटा तुम्हारे हाथ में है तो तुम निश्चित रूप से उससे शादी कर पाओगे और उसे हमारी महारानी बना पाओगे। जब औरतों का पीछा करने की बात आती है तो जीयू ने भले ही कुछ बेतुके काम किए हों, लेकिन कभी कभी उसकी सलाह काफ़ी अच्छी होती है। जियुए ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं समझ गया। महायोद्धा मास्टर मू तियान का उदय। द्वंद्व मंच पर काव्या की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी जाल में फंसाया गया हो। उसने मू तियान की ओर देखा, उसकी भरीकुटी हल्की सी सिकुड़ गई। यह मू तियान बहुत अजीब लग रहा था। इस पल मू तियान द्वंद्व मंच पर चढ़ा और भारी आवाज में बोला, मालकिन, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पलक झपकते ही पहले स्तर के महायोद्धा मास्टर की शक्ति बाहर निकल आई। हर कोई हैरान रह गया। इतनी कम उम्र में उसने सच में महायोद्धा मास्टर स्तर को पार कर लिया था। ये लड़का सच में अपनी असली ताकत छिपा रहा था। काव्या मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि मू परिवार के बुजुर्ग बालिग होने के समारोह के दौरान उसे दबाने के लिए सच में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। पलक झपकते ही मू तियान काव्या की नज़रों से ओझल हो गया। एक घुमावदार ब्लेड घुमाते हुए वह चक्कर लगाकर काव्या की पीठ के पीछे पहुंच गया। स्थिति बेहद खतरनाक थी और हर कोई सदमे में हाँफने लगा। अगर यह ब्लेड सच में मू परिवार की मालकिन पर गिरता तो अगर वह मरती नहीं तो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाती। ये कबीले के एक सदस्य की ओर से महज एक साधारण चुनौती थी, फिर भी विरोधी ने सच में इतने जानलेवा हमले का सहारा लिया, वह भी परिवार की मालकिन के खिलाफ। उनमें सच में बहुत हिम्मत थी। भले ही उन्हें अपनी भतीजी पर बहुत भरोसा था, लेकिन मू वुशुंग चाचा जी के चेहरे के भाव लगातार ठंडे होते जा रहे थे, मानो वे अपने अंदर किसी भयंकर तूफान को छिपाए हुए हों, और पूरे माहौल में एक खौफनाक आभा छा गई। रात्रि सम्राट का ठंडापन किसी के दिल और आत्मा को कंपा देता है, जबकि मू वुशुंग का ठंडापन किसी की हड्डियों तक को कंपा देता है। सब ने अपनी सांसें रोक लीं। मू वुशुंग की आभा खौफनाक थी। उन सभी को शक था कि अगर आज मू परिवार की मालकिन को कुछ भी हुआ तो उन सभी को उसके साथ दफन होने के लिए भूतों की दुनिया में भेज दिया जाएगा। ठीक जब चाकू काव्या पर गिरने ही वाला था, उसने बिजली की तेजी से हमले को चकमा दे दिया। मू तियान लगातार उसका पीछा कर रहा था और अपना ब्लेड काव्या की बांह पर मार रहा था। स्विश स्विश स्विश, काव्या के शरीर से जादुई सुइयां उड़ी और मू तियान की ओर लपकीं। एक मामूली सी चाल, उसकी महामास्टर स्तरीय ऊर्जा बाहर निकली, जिसने जादुई सुइयों को रोक दिया और वह लगातार काव्या का पीछा करता रहा। बैंग बैंग बैंग, जादुई सुई के दूर छिटकने के बाद वह भूमि और फिर से मू तियान की ओर झपटी। मू तियान की जीवन शक्ति उमड़ पड़ी, जिसने सभी जादुई सुइयों को दूर धकेल दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मालकिन, अगर आप बस इन छोटे मोटे हथियारों के साथ खिलवाड़ ही कर सकती हैं तो आप सच में मू परिवार के लिए बहुत निराशाजनक हैं। हर कोई मू तियान को हैरानी से घूर रहा था। मू परिवार की मालकिन के पास पहले से ही युद्ध का बहुत अनुभव था, लेकिन मू तियान ने अपनी उम्र से कहीं बढ़कर परिपक्वता और क्रूरता दिखाई। ये सच में अजीब है। मू फैंग्युन के गायब होने के बाद मू परिवार ने 10 सालों से ज्यादा समय तक संघर्ष किया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे अपने अंदर इतने सारे सनकी और प्रतिभाशाली लोगों को छिपाए हुए थे।
काव्या स्पष्ट रूप से इस इंसान द्वारा दबाई जा रही थी जिसकी ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा थी, और प्रथम बुजुर्ग के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। आज काव्या का हारना तय है। वह इस छोटी लड़की को यह बताना चाहता है कि मुंह परिवार का असली सत्ताधारी कौन होना चाहिए। पूरे मुंह परिवार को निश्चित रूप से एक ऐसी जवान लड़की द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए जो अभी अभी बालिग हुई है, भले ही इस जवान लड़की के पास कुछ प्रतिभा और तरीके क्यों न हों। आमना सामना और एक रहस्यमयी चेहरा। बैंग बैंग बैंग। कई प्रहारों के आदान प्रदान में काव्या बाल बाल बची। सब ने आह भरते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। यह मू तियान हास्यास्पद रूप से ताकतवर है। न केवल वह मू परिवार की मालकिन से 3 स्तर ऊपर है, बल्कि उसके पास युद्ध का बहुत गहरा अनुभव भी है। इस बार मालकिन काव्या का हारना तय है। मू तियान लगातार काव्या का पीछा कर रहा था और घमंड से कह रहा था, मालकिन, क्या आपने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना शक्तिशाली होऊंगा? काव्या हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम इतने शक्तिशाली नहीं होते तो प्रथम बुजुर्ग भी अपना कौशल नहीं दिखा पाते। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसी मैंने उम्मीद की थी। मू तियान की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई और उसने कहा, तो फिर मालकिन, इस वार का सामना करें। ओवरलॉर्ड ब्लेड, स्वर्ग का विनाश। अचानक घुमावदार ब्लेड बाहर निकाला गया और काव्या पर एक जानलेवा वार किया गया। तुम्हारे पास चाकू है, लेकिन मेरी तलवार भी कोई मामूली चीज नहीं है। काव्या ने अग्निनाग तलवार निकाली और सीधे हमले को रोक दिया। उसे अग्निनाग की ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन हर कोई सन्न रह गया। वे चिल्लाए, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मालकिन, काव्या ने सच में एक 5वीं श्रेणी के जादुई हथियार से लड़ने के लिए एक जंग लगी तलवार निकाली है। हाँ, ये जंग लगी तलवार ऐसी लग रही है जैसे ये किसी भी पल टूट सकती है। मू परिवार की मालकिन इतनी अमीर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह एक जादुई हथियार का खर्च न उठा सके। अगर हम सीधे टकराने की कोशिश करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एकाग्र आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अग्निनाग तलवार से आग की लपटें फूट पड़ीं और वह मू तियान के ओवरलॉर्ड ब्लेड की ओर तेजी से बढ़ी। एक कानफोड़ू बूम की आवाज के साथ दोनों ताकतें आपस में टकराईं। क्रैक। पलक झपकते ही पूरा अखाड़ा मलबे के टुकड़ों में बिखर गया। सब ने मन ही मन आह भरी, ये ताकत सच में बहुत ज्यादा है। एक पहले स्तर के महायोद्धा मास्टर और एक 7वें स्तर की आध्यात्मिक साधिका की ओर से आने वाली ये तलवार की चाल और कृपाण तकनीक अविश्वसनीय थी। ये कम से कम किसी उच्च स्तरीय महायोद्धा मास्टर का काम लग रहा था। मू तियान धूल से रेंगता हुआ बाहर निकला, उसके कपड़े जलकर चिथड़े हो गए थे और वह किसी भिखारी जैसा लग रहा था, और उसकी टोपी भी जल गई थी। उस इंसान का चेहरा देखकर भीड़ ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, ये। किसी ने कहा, यह इंसान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वह मू परिवार के छठे बुजुर्ग जैसा दिखता है। मैं पहले भी छठे बुजुर्ग से मिल चुका हूँ। यह इंसान मू परिवार के छठे बुजुर्ग जैसा ही दिखता है, लेकिन वह बहुत छोटा लगता है, जैसे वह 14 या 15 साल का हो। काव्या भी इस पल सबके सामने आए। उसके बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन उसकी हालत मू तियान जितनी खराब नहीं थी। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, प्रथम बुजुर्ग, ये लड़का छठे बुजुर्ग जैसा इतना क्यों दिखता है? क्या आपको मुझे इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ये केवल मिलता जुलता नहीं है, ये बिल्कुल हूबहू एक जैसा है। प्रथम बुजुर्ग ने कहा, यह छठे बुजुर्ग का पोता है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह छठे बुजुर्ग जैसा दिखता है। काव्या मू कियांशी ने कहा, लेकिन जहां तक मुझे पता है, छठे बुजुर्ग का कोई पोता नहीं है। प्रथम बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह मालकिन, वह एक रखेल से पैदा हुआ था, इसलिए। मू तियान ने ठंडे स्वर में कहा, इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्या मालकिन मुझसे डरती हैं? अगर ऐसा है तो मैं ही अपनी हार मान लेता हूँ, वरना कहीं ऐसा न हो कि मैं आप जैसी अनमोल मालकिन को चोट पहुंचा दूं। काव्या घूमी और बोली, प्रथम बुजुर्ग, ऐसा लगता है कि आज मालकिन के बालिग होने के समारोह में छठे बुजुर्ग मौजूद नहीं हैं। प्रथम बुजुर्ग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या काव्या को कुछ पता चल गया था? लेकिन अगर उसे कुछ पता भी चल गया हो तो वह अभी कोई सबूत नहीं ढूंढ सकती। काव्या का आग का ड्रैगन आगे बढ़ा और मू तियान की ओर झपटते हुए उसने ऐलान किया, मैं तुमसे कैसे डर सकती हूँ? आज तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें वैसे ही हरा दूंगी। कितना घमंड है! ओवरलॉर्ड ब्लेड, गेल स्लैश। उसकी तलवारबाजी बहुत क्रूर थी, जबकि काव्या की तलवार की चमक आसमान को छू रही थी, और पलक झपकते ही एक लाल आग का ड्रैगन मू तियान की ओर लपका। अग्निनाग का अंतिम प्रहार। खतरा। मू तियान के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए, और जब आग का ड्रैगन उसके करीब आया तो उसने जल्दी से चकमा दिया। हालांकि वह थोड़ा धीमा रह गया और आग के ड्रैगन द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया। पलक झपकते ही ऊर्जा की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लहर फूटी, जिसने उसे इस खतरनाक पल से बचा लिया। आह! पफ पफ पफ। इसके बावजूद मू तियान दर्द से चीखता रहा और लगातार खून की उल्टियां करता रहा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि काव्या एक ऐसी तलवारबाजी कर सकती है जो किसी उच्च स्तरीय योद्धा मास्टर को मिटा दे। हर कोई सन रह गया। वह वार किसी चरम 9वें स्तर के महायोद्धा मास्टर को भी गंभीर रूप से घायल कर देता, लेकिन मू तियान सुरक्षित बच गया। भले ही उसके बाल और कपड़े बुरी तरह जल गए थे और उसकी त्वचा झुलस गई थी, लेकिन उसकी शक्तिशाली आभा अभी भी बरकरार थी। मू तियान की असली ताकत। मू तियान आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, मू कियानशी, तुम आज बिल्कुल नहीं जीतोगी। बूम बूम बूम। पलक झपकते ही मू तियान ने एक चरम 9वें स्तर के योद्धा सम्राट की ताकत बाहर निकाल दी। हर कोई सन रह गया। ये सच नहीं हो सकता। एक किशोर उम्र का लड़का चरम 9वें स्तर का योद्धा सम्राट। यहाँ तक कि उस समय स्वामी मू भी इतने शक्तिशाली नहीं थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस मू तियान का क्या चक्कर है? अपनी किशोरावस्था में चरम 9वें स्तर का योद्धा सम्राट, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मू वुशुंग चाचा जी ने सवाल किया, प्रथम बुजुर्ग, आखिर चल क्या रहा है? प्रथम बुजुर्ग ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काव्या मू तियान को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मू तियान की ताकत में इतनी भारी बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि जब वह छोटा था तो उसे कुछ बहुत ही भाग्यशाली चीज़ें मिली थीं। मू तियान ने ठंडे स्वर में कहा, मालकिन काव्या, क्या सिर्फ आपको ही एक नाकारा से एक प्रतिभाशाली इंसान बनने की इजाज़त है और मुझे आपसे ज़्यादा असाधारण प्रतिभाशाली बनने की इजाज़त नहीं है? आपको ये समझना होगा कि पहाड़ों के पार भी पहाड़ होते हैं और लोगों से बढ़कर भी लोग होते हैं। आप इकलौती प्रतिभाशाली नहीं हैं। अगर आप आज हार जाती हैं तो आपको मू परिवार की मालकिन का अपना पद छोड़ देना चाहिए। आप जैसी छोटी लड़की उस पद को नहीं संभाल सकती। मू तियान लगातार घमंडी होता जा रहा था और सीधे काव्या को उकसा रहा था। मू वुशुंग की आंखें ठंडी हो गईं और उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रथम बुजुर्ग ने कहा, तीसरे स्वामी, ये युवा पीढ़ी के बीच की प्रतियोगिता है। आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। मुझे यकीन है कि मू तियान बहुत समझदार है और मालकिन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काव्या का पलटवार और स्तर का गिरना। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो सिर्फ इसलिए कि तुम 9वें स्तर के योद्धा सम्राट के चरम पर पहुंच गए हो? इसका स्तर नीचे गिराओ। काव्या के ऐसा कहते ही हर किसी ने कुछ अविश्वसनीय देखा। उन्होंने देखा कि मू तियान की ताकत सच में तेजी से कम हो गई थी। पलक झपकते ही वह एक 9वें स्तर के योद्धा सम्राट से 9वें स्तर के महायोद्धा मास्टर पर आ गिरा और उसके बाद वह सीधे 9वें स्तर का योद्धा मास्टर बन गया। हे भगवान, यह आखिर हुआ क्या? हर कोई अविश्वास से आंखें फाड़े मू तियान को पूरी तरह से हैरानी से देख रहा था। अब मू तियान भी उतना ही हैरान था। वह चिल्लाया, आह, मू कियानशी, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने। इस पल मू तियान अनजान था कि उसके कान के पीछे उसके शरीर में एक पतली सुई चुभ चुकी थी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लाली, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अभी अभी अपने अग्निनाग का प्रहार छोड़ने के बाद लाली ने खुद को आग की लपटों में छिपा लिया था और आगे बढ़ गया था। लाली एक पवित्र जानवर है जो मू तियान से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर है। इसलिए भले ही वह मू तियान के करीब पहुंच गया और उसके कान के पीछे वह जादुई सुई चुभ दी, मू तियान को पता भी नहीं चला। काव्या ने मासूमियत से कहा, मू तियान, तुम्हारी साधना गलत दिशा में चली गई और तुम्हारी ताकत घट गई, इसमें तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं, मेरे जैसी एक 7वें स्तर की आध्यात्मिक साधिका तुम जैसे योद्धा सम्राट का क्या बिगाड़ सकती है? हर किसी ने अविश्वास में आह भरी। तो इसे क्यूई विचलन, ऊर्जा का भटकना का सामना करना पड़ा है और इसकी ताकत कम हो गई है। ये दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई साधना में लापरवाही नहीं कर सकता। एक ही बार में आसमान से ज़मीन पर गिरना किसी को भी रुला देने के लिए काफ़ी है। मुझे पता था, एक किशोर उम्र के लड़के के पास 9वें स्तर के योद्धा सम्राट की ताकत कैसे हो सकती है। उसने पक्का कोई खतरनाक तकनीक अपनाई होगी जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। ये बातचीत सुनकर मू तियान ने गुस्से में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बकवास मत करो। ये पक्का मू कियानशी है, ये पक्का मू कियानशी है जिसने कोई चाल चली है। काव्या ने कहा, तुम अभी भी लड़ोगे या नहीं? अगर नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। आखिरी प्रहार और सच्चाई का खुलासा। मू तियान ने अपने घुमावदार ब्लेड को कसकर पकड़ा और काव्या की ओर लपका और भयंकर आवाज में बोला, मू कियानशी, ज्यादा खुश मत हो। मैं नहीं हारूंगा। भले ही मैं 9वें स्तर के योद्धा मास्टर पर गिर गया हूं, फिर भी मैं नहीं हारूंगा। मैं उस नाकारा मुंह हाव की तरह नहीं हूं। ब्लैक बर्सकर ब्लेड। अपनी कृपाण के एक झटके के साथ वह पहाड़ों से निकलने वाले किसी काले बाघ की तरह काव्या की ओर लपका। उसने अपनी पूरी क्षमता के साथ यह वार किया, यहाँ तक कि खुद को गंभीर चोट पहुंचाने की कीमत पर भी काव्या को मारने के लिए दृढ़ था। पलक झपकते ही काव्या से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें एक बार फिर बढ़ गईं, जिससे कोई चिल्ला उठा, मालकिन काव्या का स्तर फिर से बढ़ गया है।
मुंह परिवार की मालकिन की ताकत 8वें स्तर के आध्यात्मिक साधक तक पहुंच गई है। जब मालकिन काव्या केवल 7वें स्तर पर थी, तब वह आसानी से किसी 9वें स्तर के दुश्मन को मार सकती थी। अब जब वह 8वें स्तर पर हैं, तो इस लड़के का काम तमाम है। काव्या ने अपनी अग्निनाग तलवार को हिलाया, उसे हल्के से घुमाया और एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, अग्निनाग का विनाश। आग का ड्रैगन आसमान में उड़ गया। अगर मू तियान अभी भी 9वें स्तर का योद्धा सम्राट होता, तो वह इस उग्र ड्रैगन की ताकत को सह सकता था। लेकिन अब वह केवल एक 9वें स्तर का योद्धा मास्टर था, जिसकी किस्मत में एक बेहद भयानक हश्र लिखा था। दिल दहला देने वाली एक चीख गूंज उठी और हर कोई भुने हुए मांस की महक सूंघ सकता था। बूम! मू तियान का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर गहरे घावों से ढका था जिससे उसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं, उसकी नसें टूट चुकी थीं और उसके अंदरूनी अंग अपनी जगह से हिल गए थे। इस पल प्रथम बुजुर्ग आगे बढ़ा, उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थीं और उसने कहा, मालकिन, आज ये हमारे कबीले के सदस्यों की ओर से केवल एक चुनौती थी। फिर भी आपने मालकिन होने के नाते इतनी बेरहमी से काम किया और हमारे कबीले की युवा पीढ़ी के इतने लोगों को घायल कर दिया। इससे मेरा दिल सच में टूट गया है। दूसरे बुजुर्ग ने ताना मारते हुए कहा, मुझे लगता है कि मालकिन बस मू तियान की प्रतिभा से जलती हैं और उसे रास्ते से हटाने के लिए बेसब्र हैं। काव्या ने आधी मुस्कान के साथ कहा, उसकी प्रतिभा से जलन? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे, इस परिवार की मालकिन को, इस नाकारा इंसान से जलने का कोई कारण है जिसने 9वें स्तर के योद्धा सम्राट के चरम तक पहुंचने के लिए 50 या 60 साल तक साधना की है? हर कोई सन रह गया, उसने 50 या 60 वर्षों तक साधना की थी। यह प्रथम बुजुर्ग ने घबराते हुए कहा, मालकिन, 50 या 60 साल की साधना से आपका क्या मतलब है? ये तो स्पष्ट रूप से 15 या 16 साल का लड़का है। मालकिन, क्या आपका ये बहाना कुछ ज्यादा ही बेतुका नहीं है? काव्या मू तियानशी ने अपनी उंगली के एक झटके से एक जादुई सुई हवा में उड़ा दी। वह सुई मू तियान की गर्दन में जा घुसी और जल्द ही हर कोई देख सकता था कि मू तियान का कंकाल आम लोगों को दिखाई देने वाली गति से बड़ा हो रहा था। वह बहुत लंबा हो गया था और उसकी कभी कोमल रही त्वचा अब सूखी और मुरझाई हुई हो गई थी, जिससे वह 60 के दशक का कोई बूढ़ा आदमी लग रहा था। और यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि छठा बुजुर्ग था। छठे बुजुर्ग ने चीखते हुए जल्दी से अपना चेहरा ढांक लिया। वह इतने सारे लोगों के सामने बेनकाब हो गया था, अब उसका बचना नामुमकिन था। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, प्रथम बुजुर्ग, छठे बुजुर्ग, क्या आपको मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? आपने वास्तव में छठे बुजुर्ग को मेरे मुंह परिवार के एक युवा शिष्य के रूप में भेष बदलकर मुझे चुनौती देने के लिए भेजा, जिससे हम यहाँ मौजूद सभी मेहमानों के बीच एक मजाक बन गए। इसकी क्या सजा होनी चाहिए? प्रथम बुजुर्ग ने जल्दी से घुटने टेक दिए और कहा, मालकिन, कृपया हमें क्षमा करें। हमें भी नहीं पता था। छठे बुजुर्ग ने हमें भी धोखा दिया है। प्रथम बुजुर्ग ने बड़ी पीड़ा का नाटक करते हुए कहा, छठे भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? छठे बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, बॉस प्रथम बुजुर्ग, ऐसा नहीं था, आपको मुझे बचाना होगा। बॉस! प्रथम बुजुर्ग तेजी से द्वंद्व मंच की ओर लपका और बोला, मालकिन, इस छठे भाई ने मालकिन के उत्तराधिकार समारोह के दौरान ऐसा काम करने की जुर्रत की है। आज मैं, प्रथम बुजुर्ग, मालकिन की ओर से परिवार के नियमों के अनुसार इससे निपटूंगा। एक भयंकर हथेली का प्रहार छठे बुजुर्ग के सिर पर जोर से पड़ा। छठा बुजुर्ग, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और हिलने डुलने में असमर्थ था, चीख पड़ा, मालकिन, बचाए। मालकिन, मैं निर्दोष हूँ। मालकिन! एक कानफोड़ू धमाके के साथ द्वंद्व मंच खून से लाल हो गया। प्रथम बुजुर्ग ने वास्तव में अपने कई दशकों पुराने भाई को एक ही हथेली के प्रहार से मार डाला था। सफाई अभियान और नया नियंत्रण। छठे बुजुर्ग को ठिकाने लगाने के बाद प्रथम बुजुर्ग ने घुटने टेक दिए और कहा, मालकिन, यह मेरी चूक थी कि मैं यह नहीं देख पाया कि छठे बुजुर्ग ने आपके उत्तराधिकार समारोह के दौरान आपके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। कृपया मुझे सजा दें। 9वें बुजुर्ग को छोड़कर बाकी 6 बुजुर्गों ने भी घुटने टेक दिए और कहा, कृपया हमें सजा दें, मालकिन। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आप जानते हैं कि आप गलत हैं, तो पहरेदारों, इन 6 बुजुर्गों को मुंह परिवार के भीतर उनके सभी अधिकारों, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या गुप्त, से वंचित कर दो। फिर उन्हें 1 महीने के लिए कैद कर दो और उसके बाद वे अपनी मर्जी से मुंह परिवार छोड़कर जा सकते हैं। प्रथम बुजुर्ग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, मालकिन, हमने इन सभी वर्षों में कड़ी मेहनत की है, भले ही हमने कोई महान योगदान न दिया हो। कृपया, मालकिन, हमें मुंह परिवार में रहने दें। मालकिन, मुंह परिवार हमारा घर है। अगर हम मुंह परिवार छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमियों का समूह विलाप करने और रोने लगा, लेकिन काव्या ने उनकी एक न सुनी। उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुत शोर है। इन सबको ले जाओ और ठीक से ताले में बंद कर दो। आदेश मिलते ही मुंह परिवार के सायों ने तुरंत रोते बिलखते बुजुर्गों को वहां से हटा दिया।
आज मुंह परिवार के बुजुर्ग काव्या के बालिग होने के समारोह के दौरान उसे दबाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुंह परिवार की मालकिन उनकी कमजोरी पकड़ लेगी और फिर एक ही झटके में उनका सफाया कर देगी। सबने मन ही मन सोचा, मुंह परिवार की यह मालकिन न केवल साधना में असाधारण प्रतिभा रखती है, बल्कि पैसे कमाने में भी बहुत माहिर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह परिवार के मामलों को संभालने में भी इतनी अच्छी होगी। वह सच में किसी खौफनाक राक्षसी से कम नहीं है। काव्या ने पूछा, मुझे आश्चर्य है, क्या कोई और है जो मुझ मालकिन को चुनौती देना चाहता है? मुंह परिवार में हर किसी ने अपना सिर हिलाया। क्या मजाक है? छठे बुजुर्ग को मालकिन ने हरा दिया था। मालकिन इतनी ताकतवर थी, उसे चुनौती देना साफ तौर पर अपनी मौत को दावत देना था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीले के सदस्यों की चुनौती खत्म हो गई है, इसलिए कृपया मेहमानों अपनी जगह लें। दावत जल्द ही शुरू होगी। दावत में खूनी खलल। दावत मुंह परिवार के पीछे के बगीचे में आयोजित की गई थी, जो एक बहुत बड़ी जगह थी जहां मेहमान अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए थे। तभी काले कपड़ों में पुरुषों का एक समूह वहां आ धमका। उनके नेता ने ठंडे स्वर में कहा, मालकिन मुंह, अगर आपने आज मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया तो आप इस बालिग होने के समारोह को शांति से पूरा करने के बारे में भूल सकती हैं। सैकड़ों हत्यारे मुंह परिवार के निवास पर प्रकट हुए और उनके सभी नेता चक्रवर्ती स्तर के थे। ये यम गठबंधन के सदस्य थे, विदर्भ राज्य का नंबर 1 हत्यारा संगठन। बनिंग हेवन संप्रदाय के प्रमुख हुओ भुजी ने दहाड़ते हुए कहा, लुओ भुई, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी मुंह परिवार में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? यम गठबंधन के नेता लुओ भुई ने ठंडे स्वर में कहा, मुंह क्यांशी ने मेरे इतने सारे भाइयों को मार डाला और यहाँ तक कि उस भूमिगत रहस्यमय दुनिया में मेरे दूसरे भाई को भी मार डाला। आज यम गठबंधन तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम इस खून का बदला नहीं ले लेते। तुम लोग बेहतर होगा कि बीच में न आओ, वरना हमारी तलवारें कोई रहम नहीं दिखाएंगी। हर किसी के चेहरे पर सदमे के भाव छा गए। ऐसा लग रहा था कि मुंह परिवार की मालकिन ने यम गठबंधन को नाराज कर दिया था, जिसकी वजह से यम गठबंधन मालकिन के बालिग होने के समारोह में यह हंगामा खड़ा कर रहा था। आज मुंह परिवार एक युद्ध के मैदान में बदल सकता है और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। हर किसी के दिल में डर बैठ गया। चाचा जी का रौद्र रूप। इस पल मुंह वुशुंग चाचा जी ने ठंडी नज़र से उनकी ओर देखा और एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तुम्हारी मेरी काव्या को छूने की हिम्मत कैसे हुई? बस कोशिश करके देखो। उस खौफनाक कातिलाना इरादे ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे किसी भूतों की घाटी में गिर गए हों। इस कोमल और परिष्कृत युवक से एक ऐसी खौफनाक आभा निकल रही थी जो इन हत्यारों से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। लुओ भुई ने खुद को संभाला, अपने सदमे को दबाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, मुंह वुशुंग, तुम प्रतिभाशाली हो लेकिन तुम एक अपाहिज हो। आज मुझे मुंह क्यांशी को मारने से रोकने के बारे में सोचना भी मत। ये कहने के बाद वह बेरहमी से काव्या की ओर झपटने लगा। बूम! इस पल मुंह वुशुंग ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उनके हाथ के हल्के से इशारे से लुओ भुई हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। हर कोई सन रह गया। हे भगवान, स्वामी मुंह इतने शक्तिशाली हैं। क्या आंखों की रोशनी जाने के बाद उनकी ताकत रुक नहीं गई थी? तीसरे स्तर का योद्धा चक्रवर्ती। तीसरे स्वामी मुंह वास्तव में एक तीसरे स्तर के योद्धा चक्रवर्ती हैं। लुओ भुई ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडे स्वर में कहा, मुंह वुशुंग, ऐसा लगता है कि मैंने तुम जैसे अपाहिज को कमाका। लेकिन भले ही तुम तीसरे स्तर के योद्धा चक्रवर्ती हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम न तो चल सकते हो और न ही देख सकते हो। लुओ भुई उसे लगातार अपाहिज कह रहा था, जिससे काव्या की आंखें खतरनाक रूप से ठंडी होती जा रही थीं, जबकि मुंह वुशुंग पहले ही अपना कदम उठा चुके थे और लुओ भुई से लड़ना शुरू कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने लुओ भुई पर प्रहार किया, उन्होंने काव्या से कोमलता से कहा, काव्या, फालतू लोगों की बातों पर गुस्सा मत करो। जब तक तुम्हें अपने चाचा से कोई परेशानी नहीं है, मुझे अपनी शारीरिक कमियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एक तरफ वह बेरहम है, दूसरी तरफ वह वसंत की हवा की तरह कोमल हैं। ये दो चरम स्वभाव एक दूसरे से इतने अलग थे, फिर भी किसी को उनमें जरा सा भी विरोधाभास महसूस नहीं हुआ। एक कानफुर्रू दहाड़ के साथ पूरी जमीन कांप उठी। भीड़ ने सदमे में चिल्लाते हुए कहा, जैसा कि चक्रवर्ती स्तर के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई से उम्मीद थी, ये सच में भयानक है। वाह, ये तो कमाल है। लुओ भुई ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर आदेश दिया, मैं मुंह वुशुंग को रोक कर रखूंगा। तुम लोग अपना काम करो, उन सबको मार डालो। मुंह परिवार के एक भी सदस्य को जिंदा मत छोड़ना। भले ही वह आज योद्धा चक्रवर्ती मुंह वुशुंग को नहीं मार सका, लेकिन फिर भी वह काव्या के बालिग होने के समारोह को खून से नहला देगा। यम गठबंधन को नाराज करने का अंजाम निश्चित रूप से बुरा ही होगा।